सोचो, तुम्हारे ही क्लासमेट तुम्हें स्कूल की छत से फेंक दें सिर्फ अपने मजे के लिए, और उन्हें कोई अफसोस तक ना हो, और तुम 10 साल तक कोमा में पड़े रहो। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी बुली किया जाए और तुम कुछ भी ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारा दिमाग 1 सेकंड के लिए भी बंद ना हो। हर दिन हर पल तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूमता रहे, रिवेंज रिवेंज। फिर किस्मत तुम्हें एक मौका दे दे और अचानक एक दिन तुम जागो, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उसी दिन में जब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई थी। अब इस बार तुम कमजोर नहीं हो, इस बार तुम सबको खत्म करने वाले हो। तुम उन बुल्लीज को इतना मारते हो कि तुम्हें लड़की और लड़कों में भी फर्क नहीं दिखता। और यही है लेजेंड ओबितो की कहानी। ओबितो हमारी स्टोरी का मैन कैरेक्टर है, पर वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली। वो अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और अब उसके साथ ये हो गया। और हम ये भी देखते हैं कि 4 लोग बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं और हंस रहे हैं। फिर बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद वो कोमा में चला जाता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ओबितो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। ओबितो की दादी के पास एक रिलेटिव आती है और उससे कहती है कि ओबितो कभी भी कोमा से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। ओबितो की दादी मना कर देती है। ओबितो ये सभी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कोमा में था। ओबितो की दादी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठने के लिए कहती है। वो अब भी ये सोच रही थी कि ये उसके साथ हुआ कैसे। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। ओबितो की दादी उसी का हाथ पकड़े हुई है और रो रही है। ओबितो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अपनी दादी को चिल्लाकर कहता है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद उसकी दादी और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि उसे ओबितो पर हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसकी दादी ये नहीं चाहती थी। ओबितो को उसने बचपन से पाला था जब उसके माँ बाप मर गए थे। वो ओबितो को कहती है कि उसे कुछ इशारा दो कि वो जिंदा है। ओबितो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उसका भाई आता है उसे देखने के लिए, और वो कहता है कि वो अब और सहन नहीं कर सकता। ओबितो के जाने के बाद वो लड़के अब उसके छोटे भाई को तंग करने लग गए थे, और वो कहता है कि उसकी दादी अब एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गई है ताकि वो उसके हॉस्पिटल का बिल भर सके। और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और ये भी सोचता है कि अगर वो मर जाता तो उनके लिए कितना अच्छा होता, और रोने लगता है और अपने भाई को उठने के लिए कहता है। लेकिन वो कोमा में था और कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। और अब 3 साल बीत चुके हैं और उसका भाई भी उससे मिलने कई दिनों से नहीं आया था। और जिसके बाद कुछ नर्स बात कर रही थी कि इसकी दादी अब इससे दोबारा मिलने कभी नहीं आएगी, और अब वो टीवी की वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर ओबितो को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद ओबितो उन लोगों को याद करने लगता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। उन सभी के चेहरे उसे हूबहू याद थे, और वो उन टीचरों को भी याद करता है जिन्होंने उसकी मदद नहीं की और उन बुली लोगों का साथ दिया। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो उन्हें कैसे पीटेगा, कैसे उनसे बदला लेगा। हर एक मूव और एक परफेक्ट प्लान बना लिया, लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं और अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। उन 10 सालों में उसने ये सोचा था कि उन बुली लोगों से और उन सभी लोगों से उसे बदला कैसे लेना है, लेकिन उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। अब उसके लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता, और वो कहता है कि प्लीज कोई तो मेरी इस जिंदगी को खत्म कर दे। तभी उसे एक रोशनी दिखती है। उसमें वो अपने आप को ही देखता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और तभी एक रोशनी आती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सुबह हो गई है और वो अपने क्लास में है। वो सोचता है कि ये तो एक सपना है और अपने गालों को छूकर खींचने लगता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं था। इसलिए वो एक पेन उठाता है और अपनी ही टांगों में दे मारता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि ये तो असलियत है। फिर वो खुश हो ही रहा था, तभी पीछे से एक बुली की आवाज आती और वो एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। और उस बुली को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे कोमा में भेजा, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई और उसकी दादी को कितना कुछ सहना पड़ा। वो उसके पास जाता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो बुली कहता है चला जा, यहाँ से पीटना चाहता है। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया कि ओबितो ने उसके मुंह पे मुक्का दे मारा, क्योंकि 10 सालों से जब वो कोमा में पड़ा था और सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रहा था, और जब उसे वो मौका मिला है तो उसे कैसे जाने देता। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो कोमा में नहीं गया था, उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये बुली का नाम पार्क है और उसे एक गेम खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस क्लास के टॉपर के पास गया। उसे लगा कि वो क्लास का टॉपर है तो ये गेम खेलने में भी अच्छा होगा, और उसे वो गेम अपने अकाउंट से खिलाने लगा,
जिसके बाद उस टॉपर को जबरदस्ती उसके लिए गेम खेलनी पड़ी और इसी की वजह से उस क्लास का टॉपर धीरे धीरे नीचे गिरता गया और उसके मार्क्स भी बहुत कम आने लगे। और ओबितो ने यह पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए गया। लेकिन उसके दोस्त ने उसे कहा कि ऐसा मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बात को वो अनदेखा करता है क्योंकि उस टॉपर ने उसकी भी कई बार मदद की थी पढ़ाई में और वो पार्क के पास गया उसे रोकने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से उन सभी लोगों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया और जब भी मौका मिलता उसे पीटते। अब प्रेजेंट में उसके क्लास के लोग ओबितो की तरफ देख रहे हैं कि क्या ये पहले से इतना खतरनाक था। ओबितो ने ये सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में पहले ही कर रखी थी। पार्क एक अच्छा बॉक्सर है, अगर वो उसे पहले मारने का मौका देगा तो वो पक्का हारता। इसीलिए उसने पहले पार्क पर वार किया और उसे मारता ही जा रहा था। पार्क ओबितो को देखने के लिए मुंडी घुमाता तो ओबितो उसके मुंह पर लात मार देता। पार्क अपने हाथ आगे करता है तो ओबितो उसके हाथों पर मार देता। वो उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था और बुरी तरह पीटे जा रहा था। तभी एक उड़ती हुई चेयर आती है। ओबितो उसे डोज कर लेता है। जब वो देखता है कि ये चेयर कहां से आई है तो वो देखता है कि पार्क के दोस्त हैं और वो ओबितो को रुकने के लिए कहते हैं। फिर ओबितो कहता है कि अगर वो नहीं रुका तो फिर वो लोग देखते हैं कि ओबितो जरा सा भी डरा हुआ नहीं है और जंग मिन्हो उनमें से एक सोचता है कि क्या ओबितो पागल हो गया है। उनमें से एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप कंग ओबितो की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले वो लड़ाई शुरू कर पाते एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि टीचर आ गए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है। जाने से पहले कंग ओबितो को कहता है कि तेरे तो लग गए, क्लास खत्म होते ही मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। पार्क को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या और वो अपने दिमाग में ओबितो को गालियां दे रहा था और उसे पीटने का प्लान बना रहा था। और वो कहता है कि वो तो बस मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था इसलिए वो पीट गया। लेकिन अब क्लास खत्म होते ही ओबितो को वो बहुत मारेगा और क्योंकि उसके दोस्त भी आने वाले हैं तो वो उसे तब तक मारेगा जब तक वो बेहोश नहीं होगा। जिसके बाद पार्क के दोस्त भी घड़ी की तरफ बार बार देख रहे थे कि कब क्लास खत्म होगी और जंग मिन्हो ये भी सोच रहा था कि ओबितो को आखिर हुआ क्या उसके पास कोई खतरनाक बैकअप है और अगर उसने ओबितो को सबक नहीं सिखाया तो और भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिसके बाद क्लास खत्म होती है और पार्क अपने चेयर से खड़ा होता है ओबितो को मारने के लिए। लेकिन उससे पहले ही ओबितो की लात पार्क के मुंह पर लग जाती है और इससे पहले वो नीचे गिरता ओबितो उसके बाल पकड़कर कहता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म किया था और उसके मुंह पर मुक्के पे मुक्के दे मारता है। और वहां पार्क के दोस्त भी ओबितो की क्लास की तरफ बढ़ रहे थे और वो देखते हैं कि ओबितो की क्लास के बाहर भीड़ लग गई है और वो जल्दी से जल्दी भागकर पार्क के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि ओबितो ने पार्क को मार मार के बुरा हाल कर दिया है, सारा मुंह सूझा दिया। जिसके बाद कंग पार्क की तरफ बढ़ता है। ओबितो उनका स्वागत करता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। ओबितो सोचता है कि आखिर वो कंग को कैसे हराएगा। उसने भले ही कितनी ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में की हो लेकिन कंग उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसे ऐसा सोचना पड़ेगा जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। वो पास में एक लोहे की लॉक को देखता है और उसे उठाकर कंग के दिमाग पर दे मारता है 3-4 बार। जिसके बाद कंग वहीं पर अधमरा हो जाता है और ओबितो इसी मौके का फायदा उठाता है क्योंकि बाकी बुली कंग को ही देख रहे थे। वो भागकर एक बुली को उठाकर वहीं पर पटकता है और 7 से 8 मुक्के जोर से उसे दे मारता है और मारते रहता है। उसे परवाह नहीं कि दूसरा बुली उसके पीछे से उस पर वार करे, वो बस उसे मारते जाता है। वो पूरा मॉन्स्टर बन गया था और खून ही खून चारों तरफ फैल गया था। जिसके बाद ओबितो थोड़ा थक जाता है और सोचता है कि इस बॉडी के साथ वो इन सभी के साथ एक साथ तो नहीं लड़ पाता, लेकिन वो अभी थक नहीं सकता था क्योंकि अभी भी एक बुली बाकी था। इसीलिए वो खड़ा होता है और जंग मिन्हो ओबितो की तरफ देखता है जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो और वो पूरा डरा हुआ था कि कैसे ओबितो इतना खतरनाक हो गया। ओबितो जंग मिन्हो की तरफ बढ़ता है। जंग मिन्हो इतना डरा हुआ था, उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो ओबितो के साथ लड़ाई भी नहीं कर पा रहा था। ओबितो अपना मुक्का उस पर मारने ही वाला था, तभी जंग मिन्हो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका मुक्का उसे पड़ने ही वाला था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से एक टीचर आ जाता है और उस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देता है। वो बुली हंसने लगता है क्योंकि उसके 3 दोस्त वहीं पर पड़े हैं और टीचर ने उसे देख लिया है और ओबितो तो अब गया। टीचर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे डांटने लगता है कि ये सब स्कूल में नहीं चलता और अब तुम्हें स्कूल से निकलना होगा। इससे पहले वो टीचर और प्लान बना पाता, ओबितो उस टीचर को कहता है कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पहले ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी, और बच्चे पिटे हुए हैं
और आज भी बस ऐसा ही हुआ है। ज्यादा ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है और वो इस मामले को चुपचाप रफा दफा कर सकता है। ऐसा सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के ओबितो के सर पर टपली मार देता है। ओबितो को पहले से मालूम था कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि वो कोमा में इसी वजह से गया था, क्योंकि पिछली बार उसके टीचर ने उसकी मदद नहीं की और बस चुपचाप डरपोकों की तरह उसे इग्नोर करते रहे। इससे पहले वो टीचर ओबितो को दोबारा टपली मारने वाला था। ओबितो कहता है कि अपनी आवाज और अपने हाथ नीचे कर, और वो ये भी कहता है कि उसे मालूम है कि टीचर ने कई सारे बच्चों के पापाओं से पैसे लिए हैं, खास करके उस बुली जंग मिन्हो जिसे वो अभी मुक्का मारने वाला था। लेकिन इस टीचर के आने की वजह से वो बच गया। और इतना ही नहीं, उस टीचर का इंग्लिश टीचर के साथ चक्कर है जिसके 3 बच्चे हैं, और अगर ये सब बाहर फैल गया तो उसका क्या होगा? उसकी बीवी उसे तलाक दे देगी, स्कूल से वो बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई भी स्कूल इस बदनामी के डर से उसे दोबारा से टीचर की जॉब पर रखेंगे भी नहीं। वो कंगाल हो जाएगा, वो भूखा मर जाएगा। जिसके बाद वो टीचर डर जाता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है। ओबितो की पिछली जिंदगी में बहुत बार बुली होने के बाद वो टीचर के पास जाने की सोचता है। ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन उसे कोई तो एडल्ट को इस बारे में बताना था। टीचर को बताने के बाद टीचर पार्क और उसके पुलिस दोस्त को बुलाता है, जिसके बाद पार्क कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे और इसीलिए टीचर भी उन्हें छोड़ देता है। लेकिन ओबितो डरा हुआ था और पूरा पसीने में है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके साथ अब आगे होगा क्या। टीचर के कमरे से बाहर आने के बाद वो बुली लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जो ओबितो ने किया है, और वो ओबितो को स्कूल के पीछे ले जाते हैं और वहीं पर पीटना चालू कर देते हैं। और ओबितो टीचर को गाली देता है कि टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और इन बुली लोगों की बातों पर यकीन कर लिया और वो पीट रहा है। जब ओबितो खिड़की में देखता है कि टीचर वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है, ओबितो को लगा कि अब टीचर जरूर उसकी मदद करेगा, लेकिन वो गलत था। टीचर बस उन्हें देखकर वहां से चला जाता है और फिर उसे पता चलता है कि वो टीचर तो एक डरपोक है। और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो टीचर बच्चों के पेरेंट्स से पैसे लेता था, खासकर कि जंग मिन्हो, और खासकर ये बुली जो करता है उसे तो ये टीचर इसके मैटर कभी सॉल्व करना ही नहीं चाहता था। जिसके बाद ओबितो खुद ही इस मैटर को सॉल्व करना चाहता है, और अगर उसे अकेला करना पड़ा तब भी उसे पता है कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा ट्राई करना चाहता है। इसीलिए उस दिन वो इतना गुस्से में था कि सभी बुलीज को पीट दिया। लेकिन जो ओबितो ने किया है उसकी वजह से जंग मिन्हो के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, और उसी की वजह से ओबितो की ग्रैंडमा को उनसे माफी मांगनी पड़ती है, और जंग मिन्हो उसे ही ब्लेम करके पूरी सिचुएशन को उसी के खिलाफ कर देता है और स्कूल में भी उसे ही पनिशमेंट मिलती है। लेकिन पार्क और उसके दोस्त बचकर निकल जाते हैं, और उसी दिन कोमा में उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके हिम्मत करने से कुछ नहीं होगा। उसे कोई एडल्ट उसके साइड पर चाहिए, कोई बढ़िया पावरफुल बंदा जिसकी मदद से वो अपना रिवेंज ले सके। और अब हम यहाँ पर प्रेजेंट पर आ जाते हैं, जहां उसके टीचर पूरा शॉक में था कि जो ओबितो ने उसे बताया, और वो ऐसे कहता है कि ओबितो तो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ओबितो तो सीरियस था और कहता है कि जब भी मुझसे बात करो तो केयरफुली होकर करना। जिसके बाद ओबितो कहता है कि एक सीनियर स्टूडेंट की मदद से वो जंग मिन्हो के पेरेंट्स से मिला और उसकी केयर करने के बदले में उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और यही नहीं, इंग्लिश टीचर के साथ जिसके 3 बच्चे हैं वो कई बार होटल भी गया। जिसके बाद ओबितो कहता है कि क्या मुझे और भी कहना चाहिए। उसका टीचर हैरान हो जाता है कि उसे इतना सब कहां से पता। ओबितो उसे और बेइज्जत करता है कि वो कितनी गंदी लाइफ जिया है, और अगर ये सभी चीज बाहर आ गई तो उसकी टीचर की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, और इसे हल्के में मत लेना। अगर मुझे स्कूल छोड़ना भी पड़ा ना, तब भी मैं ये बातें बाहर निकाल के जाऊंगा। और उसका टीचर कुछ बोल भी नहीं पाता। और फिर हमें पता चलता है कि जब ओबितो 3rd ईयर में था तो ये बातें तभी रिवील हो गई थीं, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे इंग्लिश टीचर के साथ पकड़ लिया था। जिसके बाद उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया, और उसकी बीवी की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और खतरनाक भी। और अगर उसे पता चल गया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी फैमिली वाले छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए ओबितो को मालूम था कि ये ब्लैकमेल जरूर काम करेगा। जिसके बाद वो टीचर ओबितो के सामने सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो टीचर ओबितो से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद ओबितो कहता है कि तुम जैसे जी रहे हो बस वैसे ही जीते रहो, तुम जो कर रहे हो बस वही करते रहो। बस फर्क इतना है, पहले तुम जंग मिन्हो के लिए करते थे, अब मेरे लिए करो, और इस मैटर को यहीं पर दबा दो, और किसी भी कीमत पर तुम्हें जो करना पड़े वो करो। अगर तुमने मेरी बातें मानी तो ये बातें कभी बाहर नहीं निकल पाएगी,
और जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। ये टीचर डरपोक था और वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद ओबितो उस कमरे से चला जाता है। जब वो हॉल में था, अपनी क्लास की तरफ जाते वक्त वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। जब वो क्लास की तरफ जा रहा था, वही वो क्लास में जंग मिन्हो उसी की क्लास में तबाही मचा रहा था। कुर्सियों को इधर उधर फेंक रहा था कि कौन है मेरे से पंगा लेने वाला। देखा, मेरे से जो पंगा लेगा चूर चूर हो जाएगा। वही पूरे स्कूल का गुंडा है और ओबिटो को वहीं पर बुला रहा था। आजा, कहां छुप गया ओबिटो। वो ओबिटो को इसीलिए बुला रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि ओबिटो यहां पर है ही नहीं, और उसे घमंड था क्योंकि वो टीचर उसी के पेरेंट्स से पैसे लेता था और अब तो ओबिटो को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इसीलिए उसको यकीन था कि अब ओबिटो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा। वैसे तो वो खुद ओबिटो को देखकर पूरा डर गया था, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग इसीलिए कर रहा है ताकि कोई और उसके आगे ना खड़ा हो जाए। और वो एक टेबल को उठाकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है, सबको डराने के लिए, क्योंकि वही तो स्कूल का गुंडा है और वो अपने स्टेटस को नीचे कभी नहीं गिरने देगा। और ऐसे दिखाता है कि वही इस स्कूल का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ओबितो ने जो किया वो तो बस एक कोइंसिडेंट था, और अब अगर ओबितो उसके सामने आया ना तो उसे वो छोड़ेगा नहीं और उसे आसानी से पीट देगा। इससे पहले वो अपने आप को और बड़ा बता पाता। तभी ओबितो क्लास का गेट खोलता है और उसे बाहर बुलाता है। जंग मिन्हो उसकी आवाज सुनकर डरने लगता है कि ये क्या, और ओबितो उसके पास आता है और कहता है कि हमें वो खत्म कर देना चाहिए जो हमने शुरू किया है। ओबितो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जंग मिन्हो सोचता है कि अब तो वो गया, और ओबितो का एक मुक्का आकर जंग मिन्हो के मुंह पर लगता है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। और जब जंग मिन्हो ओबितो को देखता है, वो देखता है कि एक डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, ओबितो की लातें जंग मिन्हो की तरफ बढ़ चुकी थीं। इससे पहले कि वो बेहोश हो पाता, ओबितो जंग मिन्हो को अपने फेस के पास लाता है और उसे और ज्यादा मारता रहता है। वो इतना मारता है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाता। ओबितो उसे पीटकर बहुत मजे ले रहा था और जंग मिन्हो ये देखकर कहता है कि ये तो पागल है, पूरा पागल। ओबितो उसे और ज्यादा फेस पर मारता है। जंग मिन्हो सोचता है कि कोई तो उसे बचा ले, और इधर उधर देखने के बाद उसे वही टीचर दिखता है। वो सोचता है कि अब तो वो बच गया, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो टीचर दूसरी तरफ मूव करके चला जाता है। ओबितो उसे कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब ये सब होने से पहले 5 मिनट पहले वो टीचर अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि ओबितो ने जो भी उससे कहा है, अगर वो ओबितो को पनिश नहीं करेगा तो विक्टिम के पेरेंट्स को वो क्या जवाब देगा, खासकर जंग मिन्हो के पेरेंट्स जिससे वो पैसे लेता था और वो काफी अमीर घर का है। और जंग मिन्हो के पेरेंट्स ने ही स्कूल को अच्छे खासे डोनेशन दी थी, जिसकी मदद से स्कूल को दोबारा पेंट किया गया। ये सोच सोचकर टीचर बहुत ज्यादा डर रहा था और उसे एक सॉल्यूशन मिलता है कि वो ओबिटो और जंग मिन्हो को अलग कर देगा और आपस में कभी मिलने नहीं देगा, जिससे कि ये डिस्ट्रक्शन होगा ही नहीं। और वो ओबिटो से रिक्वेस्ट करेगा कि जंग मिन्हो के साथ पंगा ना ले। वो सोचता है कि ये तो फुल प्रूफ प्लान है और अपनी चेयर से उठकर उनकी क्लास की तरफ जाता है। लेकिन वो जब वहां पर जाता है तो वो देखता है कि ओबितो पहले से ही जंग मिन्हो को पीट रहा है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जब जंग मिन्हो उसकी तरफ देखता है तब टीचर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ भी करेगा तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और अब प्रेजेंट में ओबितो जंग मिन्हो को छांटे पे छांटे पेल रहा है और अभी भी उसका मन नहीं भरा। वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो सोच रहा है कि इतने सालों तक उन लोगों ने उसे बुली किया और अब वो आखिरकार जंग मिन्हो का सूजा हुआ मुंह देखकर उसे छोड़ देता है ताकि कहीं वो एक और खाकर मर ना जाए। उसके बाद वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और जंग मिन्हो को देखता है। अगर ओबिटो चाहता तो उन लोगों से पंगा ना लेकर अपनी पीसफुल लाइफ जी सकता था, लेकिन इतने सालों से अपने अंदर की जो भावनाएं उसके अंदर दबी थी और उनसे पंगा लेने का और उनसे रिवेंज लेने का जो मकसद था वो इतना ज्यादा था कि उसने आते ही पार्क को मार दिया और फिर जंग मिन्हो के साथ भी पंगा ले लिया। अब उसे कोई डर नहीं है क्योंकि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है और वो सोचता है कि प्रिंसिपल उससे जरूर पंगा लेगा और उसे अच्छी खासी पनिशमेंट देगा। और बहुत सारे विटनेस लोगों ने उसे देख लिया है जंग मिन्हो को मारते हुए और अब वो इसे नहीं रोक पाएगा। तो अगर वो इस छोटे से स्कूल को भी नहीं संभाल पाता तो वो अपने रिवेंज को कैसे पूरा करेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाता है और ओबिटो सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ है और प्रिंसिपल कहता है कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर वो कहता है कि क्या विटनेस लोगों ने इसको देखा है। वो कहते हैं कि हाँ, इससे पहले कि इंग्लिश टीचर और कह पाती वो किम टीचर इंग्लिश टीचर को कहता है कि मत करो
और अगर ओबिटो स्कूल से निकाल दिया गया तो वो सारी बातों को बाहर फैला देगा। फिर वो किम टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि हाँ, ओबिटो ने उस पर वार किया है, लेकिन वो सिर्फ अपने बचाव में। जंग मिन्हो ने पहले उसे बुली किया, लेकिन उसने अपने बचाव में ही उसे मारा। प्रिंसिपल कंफ्यूज हो गया क्योंकि टीचर ओबिटो की साइड ले रहा था। टीचर फिर से कहता है कि वो पार्क और उसके दोस्त बाकी लोगों को बुली करते थे और खास करके ओबिटो को ही, लेकिन एक दिन उसने तंग आकर उन सभी पर अपने बचाव में वार किया। अगर हम उसको निकाल देंगे तो ये सिर्फ नाइंसाफी होगी। जिसके बाद प्रिंसिपल टीचर को चुपचाप बैठने के लिए कहता है। प्रिंसिपल ये ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी मालूम है कि जंग मिन्हो के पेरेंट्स इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देंगे और उन्हीं की डोनेशन से स्कूल अच्छा खासा चल रहा है और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें ओबिटो को सजा तो देनी ही पड़ेगी और उसे पावरफुल लोगों के साथ रिलेशन भी बना के रखना पड़ेगा। और ओबिटो को प्रिंसिपल 1 हफ्ते के लिए एक्सपेल कर देता है और कहता है कि 1 हफ्ते बाद तुम अपने किसी पेरेंट्स को मीटिंग के लिए लेकर आओ और उसका फैसला उस दिन ही होगा। ओबिटो को पता था कि यहां यही होगा और इसीलिए वह खुश हो जाता है और वो खड़ा होकर चला जाता है। अब किम टीचर ओबिटो के पास आता है और कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। फिर ओबिटो कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक मैं स्कूल में हूं तुम्हें हमेशा मेरी साइड लेनी होगी और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद करूंगा ही, खासकर उस इंग्लिश टीचर की भी। तुम्हें जो भी करना पड़े करो, बस मेरी साइड कभी मत छोड़ो और मैं वादा करता हूं जब तक मैं स्कूल में हूं तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। ओबिटो अपने क्लासरूम से बैग उठाकर वहां से चला जाता है और अपने घर आ जाता है जहां वो अपनी दादी को पुकारता है, लेकिन उसकी दादी वहां पर नहीं थी क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब पर गई थी। उसका घर बहुत ज्यादा आलीशान था, लेकिन उसके कोमा में जाने के बाद उसकी दादी को वो घर बेचना पड़ा। उसके इलाज के कारण उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने पास्ट को चेंज कर सके और वो सिर्फ अपना बदला नहीं लेगा बल्कि अपनी दादी के लिए अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा। और वो पावर जिससे उनकी लाइफ इजी और ऐशो आराम से निकले, और उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, इसीलिए उसे अपने कार्ड्स जल्दी खोलना पड़ेगा। और ओबिटो अपना एक प्लान कॉपी खोलकर उसमें लिखने लगता है और उसे अपना बेस इस जगह में 2 साल के अंदर अंदर बनाना है और उसे ये करने के लिए उसे 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। पहली, फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से वो किसी भी आमने सामने के गुंडे को धूल में मिला सके, और उसे अपनी बॉडी और अपने स्ट्रेंथ और अपनी स्किल को बढ़ाना होगा। और दूसरी प्रॉब्लम है जंग मिन्हो और उसका बैकग्राउंड। जंग मिन्हो के पेरेंट्स के बहुत सारे कनेक्शन हैं, जिसकी मदद से वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि ओबिटो अकेला उनसे टक्कर नहीं ले सकता, जिसके लिए उसे और भी बहुत सारे पावरफुल कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक सफेद बालों वाला हट्टा कट्टा पावरफुल आदमी पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा रहा था क्योंकि पुलिस वालों ने उसे पकड़ जो लिया था। वो कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं स्टार्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का सबसे बड़ा लड़का हूं। और पुलिस वालों को भी ये अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उन्होंने कुछ भी गलती करी तो वो उनका करियर मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन उनके पास भी कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ FIR जो दर्ज हो चुकी थी और उन्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तब भी उनकी नौकरी चली जाएगी। और अर्जुन को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बदमाश लोगों ने उससे पहले पंगा लिया और वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि एक ही मुक्के में उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। पहले तो उन्होंने पंगा लिया और फिर हॉस्पिटल जाकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करी। और उसे भी पता है कि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में उसके पापा ने एक अनाउंसमेंट करी कि उसके बाद उसकी गद्दी कौन संभालेगा, उसका बड़ा बेटा या छोटा बेटा। एक लड़ाई उसके बीच जो कि 12वीं पास है और हमेशा लड़ाई में उलझा रहता है, और दूसरी तरफ उसका भाई बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और एक बड़ी परिवार की लड़की से शादी भी कर रखी है 3 साल पहले, और उसी की वजह से उसके पास ज्यादा चांस है कि वही चेयरमैन बने। और अगर ये केस बाहर निकल गया तो उसका चांस और भी ज्यादा कम हो जाएगा और वो कभी भी चेयरमैन नहीं बन पाएगा। और वो पुलिस वाला भी अर्जुन को कहता है कि ये केस बहुत ज्यादा अलग है और हम आपको नहीं छोड़ सकते और हम इस केस को रफा दफा भी नहीं कर सकते। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने पहले मुझसे पंगा लिया। फिर पुलिस वाला कहता है कि वहां पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं था, लेकिन बिना कोई एविडेंस के हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते क्योंकि अर्जुन के पास कोई प्रूफ नहीं था। इसी की वजह से जब वो लोग होश में आएंगे तो उन्हीं की बात को माना जाएगा। ये सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता। तभी वहां पर उसे एक लड़का दिखता है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो सोचता है कि इतनी रात को एक बच्चा पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है।
लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि वो उसके लिए गवाह बनकर आया है। और ओबितो उसे उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जैसे कि अर्जुन ने बताया था कि वो लोगों ने उस पर पहले हमला किया और उसके बाद ही में अर्जुन ने उन पर पलटवार किया। और इस वीडियो को कैसे भी देखो, इस वीडियो से पता लगता है कि उन लोगों ने ही पहले अर्जुन पर हमला किया और अपने बचाव में अर्जुन ने उन पर वॉर किया। और अर्जुन तो बस वहां से जा रहा था। ओबितो कहता है कि वो तो बस वहां से जा रहा था और वो देखता है कि वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ये लोग किसी को पीट रहे थे। और ओबितो कहता है कि ये जेंटलमैन ने अपनी पूरी कोशिश की उन लोगों से बचने के लिए, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने और इन पर हमला करते रहे। और इसी की वजह से इन जेंटलमैन के पास कोई और चॉइस नहीं थी, बस उन पर हमला करने की। क्या ये कोई गलत बात है? अपने बचाव में उन लोगों को पीटना, ये तो बस इतने ज्यादा काम, इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि एक ही मुक्के में उन सभी को ढेर कर दिया। अर्जुन भी ओबितो के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि ये सही कह रहा है। जिसके बाद उन पुलिस वालों के पास और कोई चारा नहीं था अर्जुन को जाने देने के लिए, लेकिन वो अपने आप को बचाते हुए कहते हैं कि हमें माफ कीजिएगा सर, हमें मालूम नहीं था कि उन्होंने आप पर पहले हमला किया। और वो कहते हैं कि जब वो होश में आएंगे तब हम आपको बता देंगे। जिसके बाद अर्जुन कहता है कि तुम्हें इतनी देर से क्या लगा, मैं झूठ बोल रहा था। जिसके बाद अर्जुन पुलिस वालों को कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा आगे जाते हुए देख सकता हूँ। उसके बाद ओबितो और अर्जुन पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और अर्जुन ओबितो को कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस सकता था। इसीलिए अर्जुन उसको बहुत सारे पैसे देता है और ओबितो भी बिना कुछ सोचे उसे ले लेता है। और अर्जुन भी सोचता है कि इतने साल के बच्चे इतने सारे पैसे कभी नहीं लेते, लेकिन ओबितो ने एक ही बार में ले लिए। और अब ओबितो कहता है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, उन लोगों ने तुमसे पंगा लिया? फिर अर्जुन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। और ओबितो अर्जुन को कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम कौन हो और कहां से हो और किस सिचुएशन में। फिर अर्जुन उसे पीटने वाला था और अर्जुन कहता है कि आखिर तुम हो कौन? ओबितो कहता है कि वो प्रूफ है कि ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जब वो कोमा में था तो उसने न्यूज चैनल पर इन सभी बातों के बारे में सुना था कि ऐसे छोटे भाई ने बड़े भाई पर गुंडे भेजे, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया। और इसी नॉलेज के कारण ओबितो अर्जुन के पास गया और ओबितो अर्जुन को कहता है कि मुझे सिर्फ एक घंटा चाहिए, जिसकी मदद से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। फिर वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और ओबितो अर्जुन को वही रिकॉर्डिंग दिखाता है। लड़ाई होने के 30 मिनट पहले 3 लोग एक स्टोर के सामने खड़े होते हैं, जैसे वो कोई रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन वो किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन आया वो लोग उसे गालियां देने लगे और उससे जानबूझकर लड़ाई करने लगे। अर्जुन पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो और ज्यादा गालियां देने लगे अर्जुन ने उन पर हमला कर दिया। अब अर्जुन कहता है कि मुझे पहले से शक था, और वो ये भी कहता है कि जब से ये चेयरमैन की गद्दी की अनाउंसमेंट हुई है तब से उसके साथ ये ऐसे हादसे हो रहे हैं। फिर ओबितो कहता है कि क्या हुआ, अगर ये सभी हादसे तुम्हारे छोटे भाई करण ने करवाए तो? अर्जुन को भी पहले से ही शक था, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता था कि उसी के छोटे भाई ने उस पर ये गंदी चालें चली। वो इतने अच्छे माहौल में बड़ा हुआ, बड़ी यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हुआ और इतनी गंदी चालें चलेगा। और अर्जुन कहता है कि तुम्हारा क्या मकसद है? फिर ओबितो चाय की घूंट लेता है और सोचता है कि जितनी भी चीजें उसे याद है, स्टार्क कंस्ट्रक्शन अभी तो सिर्फ कंट्री के छोटे से हिस्से में जानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा बड़ी होगी पूरे कंट्री में वो फैल जाएगी, क्योंकि स्टार्क कंस्ट्रक्शन ने हमेशा अपने कस्टमरों के लिए ही काम किया है और जब भी घर बनाते तो हमेशा हाई और वैल्यूएबल मटेरियल का ही यूज करते और कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी ताकि उनके घर मजबूत बन सके, जिसकी वजह से कस्टमरों ने भी उनसे ही घर बनवाए और खरीदे। लेकिन जैसे ही उनकी कंपनी बढ़ने लगी उनके दोनों बेटे गायब हो गए और पूरे शहर में खबर फैल गई कि छोटे भाई की करतूत बड़े भाई ने पकड़ ली और अर्जुन ने उसे गुस्से में एक मुक्का मार दिया, जिसके बाद छोटा भाई हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। और इन्हीं दोनों की हरकतों से उनके पापा गुस्सा हो गए और दोनों बेटों को गद्दी का हकदार बनाने से मना कर दिया। और इन दोनों भाई की करतूतें इंटरनेट पर फैल गईं और मीम भी बन गए और इसी की वजह से उसे इन लोगों के बारे में इतना पता है और उसी की मदद से वो आज अर्जुन की मदद कर पाया। और उसके बाद चेयरमैन की गद्दी पर किसी और ने राज किया और फिर वो पूरी कंट्री में फैल गई। और ओबितो चाहता नहीं है कि फ्यूचर चेंज हो जाए, लेकिन बड़ा भाई गुस्से वाला है और उसका छोटा भाई एक चालाक और शातिर आदमी है जो अपने मकसद को पाने के लिए जमीन से भी नीचे गिर सकता है। और इसीलिए उसके पापा ने उन दोनों को ही गद्दी का हकदार नहीं बनाया। लेकिन ओबितो के लिए जरूरी बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फ्यूचर चेंज हो जाए।
उसे तो बस अपना बदला लेना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है। फिर ओबितो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा चेयरमैन बनने में और तुम्हारा बदला लेने में भी, करण से। अर्जुन उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद करेगा। फिर ओबितो कहता है कि मुझे मालूम है कि कई सारे लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं चेयरमैन बनने में, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो सिर्फ तुम्हारे कानों में अच्छी अच्छी बातें डाल रहे हैं, और मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होकर तुम्हारे छोटे भाई की करतूत को पकड़ सकता हूँ। लेकिन वो तुम्हारे साथ होकर भी कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि वो लोग तो तुम्हारे छोटे भाई की ही तरफ हैं, बस तुम्हारे कान भरने के लिए भेजे हुए हैं। ओबितो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर बिलीव करो, मुझे तो सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि मैं एक रिलेशनशिप बना सकूं तुम्हारे साथ, सिर्फ ट्रस्ट पर। अर्जुन बाहर जाकर सिगरेट जलाकर सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उस कैफे का ओनर आता है कि यहाँ पर सिगरेट मत पियो, जिसके बाद अर्जुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ से चला जा, वरना मैं इस कैफे को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और ओबितो उसे शीशे के आर पार देख रहा था कि एक बिगड़ा लड़का इतने बड़ी कंपनी का बड़ा वारिस टाइम बम के जैसा है, अगर उसे छुआ तो वो फटकर उसे ही नुकसान दे सकता है। लेकिन उसने उसे इसलिए अप्रोच नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा बंदा नहीं है, बल्कि वो इतना पावरफुल है कि वो अपने बदले के लिए अपने छोटे भाई को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है, और इसीलिए उसे लगता है कि उसका रिवेंज लेने में उससे बढ़िया आदमी कोई और हो ही नहीं सकता। अब अर्जुन बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसके छोटे भाई के पास है, और ऐसा चलता रहा तो उसका छोटा भाई गद्दी पर राज करेगा। और क्या उसे एक 17 साल के लड़के पर यकीन करना चाहिए जिसे वो पहली बार मिला है। और फिर उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे जो कहा था, अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है तो उसे उन लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, और जिसके पास स्किल है तुम्हें परवाह नहीं करना चाहिए कि अगर वो कितने साल का है, किस रंग का है, किस जेंडर का है। अगर वो लोग स्मार्ट हैं जिनके पास स्किल है तो वो स्टार्क कंस्ट्रक्शन को चला पाएगा। और इन बातों को याद करके अर्जुन अपने गट पर बिलीव करके अंदर चला जाता है और ओबितो को कहता है कि पहले मैं तुम्हारा प्लान सुनूंगा और उसके बाद ही हाँ करूंगा। और वहीं उसका छोटा भाई करण ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपना फोन नीचे दे मारता है कि उसका बड़ा भाई पुलिस स्टेशन से बच गया और उसने इतना घटिया प्लान बनाया। और फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी चांस है उसके भाई से बहुत ज्यादा, और ऐसा ही चलता रहा तो वही गद्दी पर राज करेगा। इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, उसके पास एक और फोन आता है कि उसकी वाइफ ने ऑफिस रूम में जबरदस्ती घुस गई है। और वहीं दूसरी तरफ ओबितो भी अर्जुन को अपना प्लान बता रहा था कि उसे रियलिटी पर भरोसा करना पड़ेगा, और वो अर्जुन से पूछता है कि उसमें और उसके छोटे भाई में किसके ज्यादा चांस है गद्दी पर राज करने का। अर्जुन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे छोटे भाई का, क्योंकि मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ और वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्स करके ग्रेजुएट हुआ है, और उसकी वाइफ भी बहुत बड़ी फैमिली से आई है। फिर ओबितो कहता है कि करण ने पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि गद्दी पर वही राज करेगा, और इसीलिए इतने बड़े यूनिवर्सिटी से वो पास हुआ और एक बड़ी फैमिली की लड़की से शादी की, और इसी की वजह से उसने तुम्हारे और उसके बीच में बहुत बड़ा गैप बना लिया। और वहीं दूसरी तरफ तुम जो 12वीं पास हो और कई सारे झगड़ों में और कई बार पुलिस स्टेशन में भी गए हो, तो तुम्हारी मदद आखिर कौन ही करेगा। फिर अर्जुन गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो भी ओबितो की बातों को मना नहीं कर सकता था क्योंकि ये सब सच था। ओबितो कहता है इन सब चीजों के बावजूद भी तुम्हारे बहुत ज्यादा चांस है कि तुम ही गद्दी पर राज करो। जिसके बाद अर्जुन थोड़ा सा शांत हो जाता है और ओबितो को कहता है कि अच्छे से समझाओ। जिसके बाद में ओबितो कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई अभी भी बहुत सारे एडवांटेज में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने ये गद्दी की रेस क्यों करी? क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारा छोटा भाई गद्दी की रेस में दौड़े और जीते। तुम्हारे और उसके बीच में इतना गैप है कि कंपटीशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पापा ऐसा चाहते थे। लेकिन आखिर क्या हो अगर तुम्हारा छोटा भाई नीचे गिर जाए जिस लेवल पर तुम हो। और ये बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि आखिर ओबितो कहना क्या चाहता है। ओबितो कहता है कि क्या होगा अगर तुम और तुम्हारा छोटा भाई एक ही लेवल पर हो, तब तुम्हारे पापा किसको चुनेंगे? तब कंपटीशन असल में शुरू होगा। अभी तो कंपटीशन है ही नहीं। अर्जुन अब ओबितो की मदद के लिए हाँ कर देता है और ओबितो उसे बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसे ये गद्दी की दौड़ में जीतना है, उसको 3 चीजें चाहिए। पहला है बैकग्राउंड, और उसमें तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि जब उसका छोटा भाई बिजी था और लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में कई सारी पावरफुल फैमिलीज के साथ, और तब हमारा अर्जुन कनेक्शन बना रहा था रेड लाइट एरियाओं की लड़कियों के साथ। और दूसरा है रेपुटेशन, और हमें अर्जुन के रेपुटेशन के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। तो बचा है सिर्फ तीसरी चीज के साथ एबिलिटी। अर्जुन
जब वुमेन और अल्कोहल के साथ था, जब करण बिजनेस में अपनी कई सारी डील क्रैक कर रहा था। अब अर्जुन को कुछ अलग करना पड़ेगा और उसे उसके छोटे भाई से बहुत ज्यादा अच्छा करना होगा। अर्जुन थोड़ा सा नाराज होता है ये सुनने के बाद, क्योंकि उसे ओबितो की बातें बुरी लग रही थीं और वो दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगा। फिर ओबितो कहता है कि अब से वो लोग इन तीनों चीजों को पलटने वाले हैं और इसीलिए वो पहली चीज पे जाते हैं, बैकग्राउंड। और अब अर्जुन पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी किसी बड़े परिवार की लड़की के साथ शादी कर सकता हूँ जैसे उसके छोटे भाई ने की थी, और न ही वो किसी पावरफुल कनेक्शन के साथ इतनी जल्दी हाथ मिला सकता है। इसीलिए उन्हें कोई उल्टे तरीके के बारे में सोचना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें उसके छोटे भाई करण को उसकी वाइफ से अलग करना होगा, क्योंकि जब उसकी वाइफ का सपोर्ट उससे हट जाएगा तो उसका बैकग्राउंड भी और उसका कनेक्शन भी वहीं से कट हो जाएगा और करण अर्जुन के लेवल पर आने लगेगा। और ये प्लान बनाने के बाद वो उसे पूरा करने में कॉन्फिडेंट होते हैं। और अब कुछ मिनटें बीत जाते हैं। अब अर्जुन और करण दोनों भाई अपने पापा के सामने खड़े हैं और करण उसका छोटा भाई अपने पापा से माफी मांगता है जो भी हुआ, और उसका पापा कहता है कि वो उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो उसे बास्टर्ड भी कहता है और वो करण को बहुत ही ज्यादा नफरत से देखता है। और वो ये भी कहता है कि उसने उसके ससुर से भी बात करी है और मैंने कहा है कि वो करण को लेसन सिखाएगा ताकि ये दोबारा ना हो और बातें डिवोर्स तक ना बढ़ पाए। और करण की वाइफ ने करण से कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए उससे अलग रहेगी और वो कैसे उसे मनाएगा। फिर करण अपने पापा से दोबारा माफी मांगने लगता है, लेकिन वो दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार समझाया है कि जब एक आदमी अपने औजार के साथ खेलने लगता है तब उसका परिवार खतरे में आ जाता है और गिरने की कगार पर होता है। और अगर तुम उस बिच के साथ ऐसे ही खेलते रहोगे तो इससे अच्छा है कि तुम अर्जुन की तरह सिंगल रहो। और उसके बाद उसके पापा अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पुलिस स्टेशन में बार बार अंदर बाहर क्या हो रहा है। और इसके पापा को यकीन था कि वो दोबारा से यही कहेगा कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं था कि अर्जुन ये कहेगा। जब वो कैफे में था, ओबिटो ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन को लगा कि ओबिटो उसे कहेगा कि उसे करण के चाल के बारे में उसे उसके पापा को बता देना चाहिए, लेकिन ओबिटो कहता है कि ये काम नहीं करेगा। और वो सोचता है क्योंकि जब वो कोमा में था तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री सुनी थी जिसमें उन्हीं के पापा को पता था कि उनके दोनों बेटे क्या कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ, और उसे ये भी पता था कि उसका छोटा बेटा इतने ज्यादा चाले चल रहा है उसके बड़े बेटे के खिलाफ। लेकिन उसने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि ऐसे भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे वो अपना काम करा सके, और अगर वो ऐसे करने में कामयाब होता तो उसके लिए और भी अच्छा होता, क्योंकि बिजनेस में ऐसे ही कई सिचुएशन आएगी जिसमें उसे उनका सामना करना पड़ेगा। जिसकी वजह से उसने उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि उन्हें ऐसा सक्सेसर चाहिए है जो कंपनी को आगे बढ़ा सके, किसी भी मतलब से कैसे भी डर्टी पॉलिटिक्स करें। और ओबिटो को ऐसा लगता था कि अगर वो करण के सारे राज उसके पापा को बता देगा तब भी कुछ नहीं होगा, और अगर वो अपने एनिमी को यानी कि अपने छोटे भाई को अपने लेवल पर लाने की कोशिश करेगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पापा किसी और को चेयरमैन बना देंगे। और इसीलिए अर्जुन को ऐसा एक्टिंग करना पड़ेगा जैसे कि वो चेयरमैन के पद के लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। उसे ऐसा दिखाना होगा कि वो बदल गया है, और इसीलिए ओबिटो अर्जुन को कहता है कि उसे ये करना चाहिए। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और अर्जुन अपने पापा से कहता है कि मुझे माफ कर देना, आगे से ये दोबारा कभी नहीं होगा। और वो अपने पापा के सामने और भी ज्यादा झुक जाता है, क्योंकि उसे मालूम था सिर्फ बातों से काम चलने वाला नहीं है, उसे और ज्यादा झुकना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के बड़े बेटे को इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर देना। और अब से वो इन सिचुएशन का ध्यान रखेगा और हमेशा सोच के अपना एक्शन करेगा। और वो अपने पापा को कहता है कि मैं सजा के लिए हकदार हूं, प्लीज मुझे सजा दें। और इतना सब कहने के बाद पाशा पलट जाता है। फिर उसके पापा कहते हैं कि मैंने सुना था कि लड़ाई तो उन बदमाशों ने पहले शुरू करी थी और तुमने तो लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं की। और उसके पापा अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया इस प्रॉब्लम को ठिकाने लगाकर, और मुझे तुम पर प्राउड है। जिसके बाद वो दोनों ही भाई कमरे के बाहर आ जाते हैं और करण अर्जुन की तरफ देख रहा है और अपने मन में गाली दे रहा है। और उसे मालूम नहीं है कि उसकी वाइफ को उसके होटल की लोकेशन दी किसने, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, और अगर वो उसे मिल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अर्जुन को करण की बात कुछ नहीं सुनाई दी, क्योंकि वो तो अभी भी शॉक में है, क्योंकि उसके पापा ने जो उससे कहा, क्योंकि उसके पापा हमेशा से उसे डांटते और गालियां देते थे। लेकिन आज पहली बार उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा
और शाबाशी भी दी, और उसने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया है और उसे ये हमेशा के लिए होने देना चाहिए। और वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। और कुछ देर बाद अर्जुन ओबिटो के साथ अपनी गाड़ी में है और वो ओबिटो को उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू कहता है, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसकी तारीफ की। और अब वो ओबिटो के हर बात को मानने के लिए तैयार है। और वो ओबिटो से दोबारा पूछता है कि उसे चेयरमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी हर एक बात को बिना कुछ कहे मानेगा। अब ओबिटो कहता है, तुम्हें ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ करण को थोड़ा सा पीछे धकेला है और अभी तो उसे चेयरमैन बनने के लिए उसे दोनों राउंड को जीतना होगा। उसके पास कुछ प्लान है, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और इसीलिए अर्जुन को वो कहता है कि उसे उसके पापा की कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय बनकर, और उसे सीखना चाहिए कि काम कैसे करते हैं, उसकी कंपनी काम कैसे करती है, और उसके बाद ही वो आगे का प्लान उसे बताएगा। फिर अर्जुन उससे क्वेश्चन करने लगता है इसके ऊपर, लेकिन उसने जो देखा आज उसकी एडवाइस मानकर वो खुशी खुशी उस बात को मान लेता है। फिर ओबिटो उसे कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम्हें याद है हमारे बीच में जो बातें हुई थीं कैफे में? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे से हेल्प चाहिए। फिर अर्जुन कहता है कि मांगो जो मांगना है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ उसके स्कूल की कमेटी का आज आखिरी दिन है और आज मीटिंग भी है। वहां पर जंग मिन्हो की मम्मी टीचर को थप्पड़ मारती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसने उसके बेटे को पीटते वक्त बचाया भी नहीं, और अगर उसने ओबिटो को इस स्कूल में से नहीं निकाला तो वो उसे ही नौकरी से निकलवा देगी। फिर टीचर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और जंग मिन्हो की मां वहां से चली जाती है। अब उस टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आगे कुआं तो पीछे खाई, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और वो ओबिटो के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज उनसे माफी मांग लो और तुम स्कूल से नहीं निकाले जाओगे और तुम्हारी पनिशमेंट कम हो सकती है। फिर ओबिटो कहता है कि उसे माफी नहीं मांगनी है, और मुझे मालूम है कि जंग मिन्हो की मां तुम्हें तंग कर रही है, और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल से बाहर निकलना चाहते हो जब तुम्हारे करप्ट पैसे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बाहर पता चलेगा। फिर टीचर समझ जाता है कि अगर ओबिटो स्कूल से गया तो मैं भी गया, वो गिरा तो मैं भी गिरा। जिसके बाद वो टीचर रिव्यू कमेटी में चला जाता है और वहां पर प्रिंसिपल पहले से ही जंग मिन्हो की मां से बातें कर रहा था, और वो प्रिंसिपल जंग मिन्हो की मां से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। और वो टीचर उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है घबराते हुए। वो तो गया भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो करप्ट टीचर होगा या फिर अफेयर के साथ डिवोर्स के साथ मारा जाएगा, और वो कहीं पर खड़ा हो ही नहीं सकता। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, एकदम से वो शांत हो जाता है। वो देखता है कि ओबिटो के साथ जो गार्डियन आया है, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि आखिर हुआ क्या था, और वो टीचर को कहता है कि आखिर हुआ क्या था, जरा अच्छे से बताओ। वो टीचर एकदम से अपने कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है कि जंग मिन्हो और उसके दोस्त पहले ओबिटो को बलि कर रहे थे, और उसके बाद ओबिटो ने अपने बचाव में उन लोगों को मारा, और यहाँ तो जंग मिन्हो सभी को बुली करता था और आज वो पीट गया और अब वो विक्टिम बन गया। फिर जंग मिन्हो की मां हैरान हो जाती है, अभी तो मैं उसको थप्पड़ मार के आई थी और अब इसको क्या हो गया एकदम से। तो हमें पता चलता है कि टीचर ने ओबिटो के गार्डियन को देख लिया है और उसे पहचान भी लिया है कि ये तो स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन का बड़ा बेटा है। और अर्जुन तो इतना बड़ा आदमी है और जंग मिन्हो की मां तो उसके सामने चींटी बराबर भी नहीं है, और बिना कुछ समझे इसीलिए वो ओबिटो की साइड हो गया। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी ओबिटो का गार्डियन बनके कैसे आ गया। अब प्रिंसिपल भी हैरान था और वो टीचर को कहता है कि अच्छे से समझाओ, तुम ठीक तो हो, दिमाग तुम्हारा हिलविल तो नहीं गया। फिर टीचर कहता है मैं ठीक हूँ, मैं सही से समझाता हूँ। जंग मिन्हो और उसके दोस्त कई सारे बच्चों को तंग करते थे, और एक दिन ओबिटो ने उन्हें देख लिया और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुके और उल्टा ओबिटो को पीटने लगे। इसीलिए ओबिटो ने अपने बचाव में उन सभी पर पलटवार किया। बस इतना ही हुआ था, और असली बुली जंग मिन्हो है, और वो बाकी लोगों की तरफ भी देखकर कहता है ताकि वो उसकी बातों में आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब इतने बड़े आदमी अर्जुन और ओबिटो को दोनों को ही नाराज ना कर दे, और वो उनकी साइड पूरी तरह से हो जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहा था। और वो कहता है क्या अगर कोई उसको मारेगा तो वो अपने बचाव में पीट भी नहीं सकता, और वो तो अपने आप को सिर्फ बचा रहा था। और वो अपनी बातें खत्म करके आराम से बैठ जाता है। सभी हैरान थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी समझ नहीं आ रहा था। पहली बार हमारे स्कूल में से 4 बच्चे पीट कर हॉस्पिटल गए और पता चलता है कि उन्होंने ही लड़ाई स्टार्ट करी,
और प्रिंसिपल ये भी कहता है कि ओबितो ने इन चारों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन पनिशमेंट देना जरूरी है ताकि और ऐसे ज्यादा इंसिडेंट स्कूल में ना हो। और इसीलिए उन्हें जानना है कि आखिरकार ये सब शुरू और हुआ कैसे। और इसीलिए प्रिंसिपल कहता है कि हमें जंग मिन्हो के मुंह से सुनना चाहिए। और जंग मिन्हो जैसे ये सब अपने घर से ही पूरी तैयारी करके आया था, वो डर डर कर कहता है कि टीचर ने सब झूठ कहा है, वो तो बस हॉल में से जा रहा था और उसने ओबिटो को देखा कि वो पार्क को पीट रहा है। और उसने दूसरे बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, और वो बताते हैं कि ओबिटो सिर्फ एकदम से पार्क को पीटने लगा बिना कोई वजह से। अब ओबितो उसे देख रहा है कि साला कितना झूठ बोल रहा है। अब जंग मिन्हो अपने हाथों को अपने मुंह पर छुपाकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि ओबितो ने सबसे पहले फाइट शुरू करी और वो सच बता रहा है। वो तो बस अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, वो तो बस उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन ओबितो ने उसे भी मार दिया। और वो अभी भी रोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन हाथों के अंदर से वो हंस रहा था। और जंग मिन्हो की मदर उसके हाथों को पकड़ती है। अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बेटा। और वो गुस्से में प्रिंसिपल को डांटने लगती है कि तुम्हारे स्कूल में हो क्या रहा है, एक बच्चे को तुम रोक नहीं सकते, इतने लोगों को इसने पीटा है और क्या पता ये ओबितो किसी और को भी पीटने लगे, हमें तो इसको स्कूल से बाहर निकालना ही चाहिए। और उसकी बातें सुनकर बाकी पेरेंट्स भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और सभी के सभी लोग, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी, क्योंकि स्कूल में डोनेशन जंग मिन्हो की माँ देती थी, इसी वजह से वो भी और बाकी सभी लोग भी उसी की तरफ हो गए। और हॉस्पिटल में वो तीनों जो पिट कर गए हैं, वो हॉस्पिटल में गेम खेल रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि ओबितो तो अब स्कूल से पक्का एक्सपेल कर दिया जाएगा, क्योंकि जंग मिन्हो की मदर उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी और वो अपने बेटे के लिए स्कूल भी तुड़वा सकती है अगर उसके बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो। और पार्क कहता है कि अगर वो एक्सपेल नहीं हुआ तो मैं उसको हर दिन इतना मारूंगा जब तक वो अपनी आखिरी सांसें तक मुझसे भीख नहीं मांगे। और अगर वो स्कूल से निकाल दिया गया तो वो जहां जाएगा उसके पीछे जाकर उसे हर रोज पकड़ पकड़ कर पीटेंगे। क्या कहते हो? लेकिन उन्हें क्या पता स्कूल में क्या चल रहा है। अब अर्जुन टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अर्जुन गुस्सा हो रहा है और वो बिना डरे जंग मिन्हो की माँ को गाली दे देता है। बिच, क्या कह रही है तू? तुम्हें मालूम भी है आखिर हुआ क्या है? वो कहता है कि बिच सच क्यों नहीं बोलते, क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या है? जब टीचर ने कह दिया है जंग मिन्हो ने पहले लड़ाई शुरू करी तो तुम मानते क्यों नहीं हो? और तुम्हें क्या लगता है ये शैतान की शक्ल का बच्चा सच बोल रहा है? फिर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आप, और हमारे स्टूडेंट को शैतान मत कहो। लेकिन अर्जुन को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो प्रिंसिपल से कहता है कि आखिर शैतान को शैतान नहीं कहे तो क्या कहें? इसकी शक्ल को तो देखो, इसकी शक्ल से दिख रहा कि तुम शैतानी बकरी हो। इसकी शक्ल से देखने से ही लग रहा है कि वो और बच्चों को हैरास करता है, उनको बुली करता है और उनका सामान भी लूट लेता है। पर वो प्रिंसिपल से कहता है कि आखिर तुम क्यों इसकी साइड ले रहे हो, इसे क्यों बचाना चाहते हो? क्या तुम इतने गधे हो या फिर तुमने इसकी माँ से पैसे लिए हैं? हाँ, मुझे मालूम है कि इतनी सारी एम्बुलेंस आई है इन बच्चों को लेने के लिए, लेकिन ओबिटो ने अपने बचाव में उन लोगों को पीटा है और उन्हें इस केस के जड़ में जाना होगा। और क्या तुम जब छोटे थे तुम्हें कोई पीटता था तो तुम ऐसे ही खड़े रहते थे? और इतना सब सुनने के बाद जंग मिन्हो की माँ गुस्सा हो जाती है और अर्जुन को गाली दे देती है। साले तू है कौन? क्योंकि उसने सुना था कि ओबिटो के तो माँ बाप हैं ही नहीं, तो ये साला है कौन? अब अर्जुन बस शैतान सी स्माइल दे रहा था क्योंकि वो अब जंग मिन्हो की माँ की तो बजाने वाला है। ये सब होने से पहले अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग गाड़ी में बैठे थे और ओबितो अर्जुन को उसके स्कूल में गार्डियन बनकर आने के लिए कहता है और कहता है कि दुश्मन को हराने के लिए उसे बहुत सारी चीजें चाहिए और उसके लिए उसके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, और उसके लिए मैं सिर्फ अर्जुन तुमसे एक ही चीज चाहता हूं और वो है पावर। और वो कहता है कि मैं स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला हूं, जिसके लिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी छोटी क्या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर सबको मैनेज करने में मेरी मदद कर सके, क्योंकि मैं माइनर हूं और मैं लीगल केस भी अभी संभाल नहीं सकता। तो मुझे एक ऐसा एडल्ट चाहिए जो मेरी लीगल और इलीगल सभी चीजों में मेरी मदद कर सके। और अर्जुन की मदद से वो इस सिटी में सबसे पावरफुल होना चाहता है और कोई भी उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। और ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पावर के लिए आया हूं, बदले में मैं भी तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें चेयरमैन की सीट जरूर दिला के रहूंगा। सिर्फ चेयरमैन क्या, उससे भी ऊपर ले जाने वाला हूं। अब अर्जुन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि मैं ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा माहिर हूं। तुम किसी को मारो पीटो या काट डालो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और अर्जुन कहता है कि मैं हूं ओबितो का गार्डियन और एल्डेस्ट सन स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी का। अब अर्जुन कहता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ओबितो मेरा छोटा भाई है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं और ये ऐसा नहीं है कि लोगों को तंग करता फिरे। और मुझे पता लगा कि इस पर मीटिंग बिठाई गई है, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा इसकी मदद करने के लिए आ गया अपना सारा काम छोड़कर। और मुझे मालूम है कि समर विला हाई स्कूल एक अच्छा और बढ़िया स्कूल है और मुझे पूरा भरोसा है कि ओबितो स्कूल में हर रोज आएगा बिना कोई दिक्कत के। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि इस स्कूल को स्पॉन्सर करूं, लेकिन मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना होगा। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा स्कूल खराब है और इसको चलाने वाला कोई अच्छा प्रिंसिपल भी नहीं है। जंग मिन्हो की माँ कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन कहता है कि वो तो बस सच्चाई बता रहा है और टीचरों का तो काम ही यही होता है कि वो सच का साथ दें और बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएं। और यहाँ तक ओबितो, जिसने अपने बचाव में उन बुली को मारा, अपने एक साथी को बचाने के लिए उसी को पनिशमेंट दी जा रही है। और तुम लोगों ने जब वो मार खा रहा था इतने सालों से उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया और अब वो अपने लिए खड़ा हुआ है तो तुम लोग उसे पनिश करना चाहते हो। तुम लोग जब कहाँ थे जब वो खुद पिट रहा था? आखिर ये स्कूल कर क्या रहा था जब वो खुद विक्टिम था? और अगर वो गरीब परिवार से आता है तो हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और अगर हमें बुलीज के पेरेंट्स से पैसे मिले तो हम उनका साथ देंगे और उन्हें छोड़ देंगे। और अगर यही कारण है और अगर अब स्कूल अपनी आंखों पर पट्टी बांधे तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस प्रेस्टिजियस स्कूल को मैं इस जगह को पलट कर रख दूंगा। और वो बुली जो विक्टिम की सीट पर बैठा है और जो लोग जंग मिन्हो की साइड हैं, मैं तुम लोगों को वादा करता हूं कि तुम लोगों में से कोई भी अपनी ये गंदी टांग इस शहर में दोबारा नहीं रख पाओगे और तुम इसे धमकी भी मान सकते हो। और ये है असली जस्टिस। बाकी सभी के पेरेंट्स भी घबराने लगते हैं। प्रिंसिपल भी डरने लगता है कि स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बड़ा लड़का ये ओबितो की साइड कैसे आ गया। ओबितो तो एक अनाथ था ना, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। अब प्रिंसिपल सोचने लगता है कि अगर वो जंग मिन्हो की साइड लेगा तो वो कभी भी स्टार कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा और वो इस दिल्ली शहर से बाहर भी निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ गया। लेकिन अगर वो जंग मिन्हो की मां के खिलाफ गया तो क्या होगा? और अभी उसका चांस है कि वो स्टार्क कंस्ट्रक्शन की साइड हो जाए और अगर वो स्टार्क कंस्ट्रक्शन से स्पॉन्सर करवा ले तो उसका स्कूल पूरे शहर का सबसे बेस्ट स्कूल बन जाएगा। और अगर उसको कोई धोखेबाज भी कहेगा और पत्थर भी मारेगा वो उसे मंजूर है क्योंकि स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अच्छा कनेक्शन बनाकर वो बहुत आगे जा सकता है। अब प्रिंसिपल कहता है कि मैंने भी सुना था कि एक ग्रुप था जो और बच्चों को बुली करता था और स्कूल की शुरुआत से ही, और जहां तक मैंने सुना है कि जंग मिन्हो उस ग्रुप का लीडर था। अब जंग मिन्हो की मां प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल अपना मुंह दूसरी साइड फेर लेता है और प्रिंसिपल कहता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहा है ताकि वो ब्लेम किसी और पर लगा सके, लेकिन वो जो कह रहा है वो सच है। और ओबितो हमारा सबसे अच्छा और पढ़ाकू लड़का है और उसके पास जरूर कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया और इसीलिए हमें ओबितो के मुंह से ही सुन लेना चाहिए कि आखिरकार उसे क्या कहना है। अब ओबितो सोचता है कि आखिरकार उन्होंने मेरी तरफ की स्टोरी सुनने के बारे में सोचा। जब मेरे पास कोई बैकअप नहीं था तो यही लोग मेरी एक बात भी नहीं सुना करते थे और अगर किसी ने मेरी बात पिछली लाइफ में सुन ली होती तो मैं उतनी बुरी मौत नहीं मरता। ओबितो कहता है कि मैंने टीचर को पहले ही कई बार बताया था पार्क और जंग मिन्हो के ग्रुप के बारे में। वो लोग कई सारे बच्चों को हर रोज पीटते और जब भी मैं टीचर को बताता तो वो सभी लोग एक ही बात कहते कि पार्क तो बस मजाक कर रहा है और बस खेल रहा है और इस एज के बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। और वो उन्हें बिना कुछ कहे ऐसे ही जाने देता था। और कई बार टीचर कहता था कि वो इसके बारे में जरूर कुछ करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे और इसीलिए उन बुल्ली लोगों पर और ज्यादा ऐसी चीजों को करने का हौसला आ गया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पकड़े भी गए तो उनके साथ कुछ होने वाला नहीं। और हाँ, मैंने ही जंग मिन्हो को मारा है और उसके दोस्तों को इमरजेंसी रूम में भेजा है। लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर बैठा क्यों हूँ? क्योंकि मैंने उन लोगों को एक बार मारा। क्या मैं बहुत ज्यादा उन लोगों को मारा? नहीं, क्योंकि तुम लोगों को लगा कि मैं कमजोर हूँ। अगर मैं छत से गिर गया होता तब भी तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करते और इस बात को यूं ही दबा देते। एक कानून अमीर लोगों के लिए और दूसरी तरफ गरीबों के लिए। और ऐसी गैंग इतने सारे घटिया काम कर रही थी। पहले उन लोगों को पनिश करो और अगर पनिश नहीं किया तो मैं इस बात को पूरे शहर में फैला दूंगा और फिर कोई भी अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। और मेरा मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो। जंग मिन्हो घबराने लगता है कि ओबितो ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। अब जंग मिन्हो की मां खड़ी होती है
और कहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और वो साइड में जाकर फोन लगाती है। बहन के टको रुको अभी तुम, मैं अपने हस्बैंड को फोन लगा रही हूं। और जंग मिन्हो की मां कहती है कि हेलो कहां पर हो, तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना मीटिंग के बारे में। और ये घटिया लोग जंग मिन्हो के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं, ये टीचर और प्रिंसिपल सारे के सारे, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका गार्डियन बनकर स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बड़ा लड़का आया है, और वो हमारे सारे के सारे एहसानों को भूल गए हैं। तुम कहां हो? तुम्हें यहां पर आने के लिए कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ और इन लोगों को दिखा दो कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि अर्जुन है क्या? उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? जल्दी आओ, उस साले को दिखा दो कि आखिरकार तुम हो कौन। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी के सबसे बड़े लड़के को ऐसा कहने की? क्या तुम अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते देखना चाहती हो? ए पागल, वापस आओ और उन लोगों को जो सजा देनी है देने दो, और जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। अब जंग मिन्हो की मां वहीं पर खड़े खड़े हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसके हस्बैंड को हुआ क्या। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि आखिरकार ये अर्जुन कितना पावरफुल है। फिर ओबितो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहां उसे पनिशमेंट मिली थी 100 घंटों के लिए काम करने की, और वहीं जंग मिन्हो और उसका गैंग मजे कर रहे थे और सिर्फ उसको सजा मिली, बाकी लोग ऐसे ही घूम रहे थे। अब जंग मिन्हो को शॉक लगता है क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। ओबितो जब जंग मिन्हो जा रहा था उसे बुलाता है। जंग मिन्हो को गुस्सा आता है और कहता है कि कुत्ते के बच्चे रुक, और उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसकी मां उसे रोक लेती है। जंग मिन्हो कहता है कि मां क्या हुआ? उसकी मां कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। जंग मिन्हो कहता है कि क्या? उसकी मां कहती है कि घुटनों पर बैठो और माफी की भीख मांगो। अब जंग मिन्हो बोलता है क्यों? मैं तो पहले ही सजा मिल चुकी है, मैं स्कूल से निकाला जा चुका हूं, अब क्यों मुझे इसके सामने घुटने टेकने हैं? ओबितो कहता है कि यह सवाल तो तुम्हें अपनी मां से पूछना चाहिए कि तुम्हें घुटने टेकने चाहिए या नहीं। जंग मिन्हो की मां कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो और भीख मांगो। जंग मिन्हो दोबारा पूछता है कि क्यों, आखिरकार क्यों? उसकी मां कहती है कि जल्दी करो, और गुस्से से चिल्लाने लगती है। अब जंग मिन्हो डर जाता है और ओबितो के सामने घुटने टेक कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। अब ओबितो को याद आता है कि ऐसा ही उन लोगों ने मेरी दादी के साथ किया था। ओबितो कहता है कि इसका मैं क्या करूंगा, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम भीख मांगना चालू करो। और कहता है कि अब से तुम्हारा फ्यूचर दुख ही दुख में निकलेगा। अब ओबितो अपने घर जाता है और उसके फोन पर मैसेज आता है पार्क का, और कहता है कि क्या हम एक बार मिल सकते हैं। पार्क ओबितो का इंतजार कर रहा था और ओबितो उससे मिलने के लिए आता है, और वो कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, थैंक यू सो मच। ओबितो कहता है कि सीधे मुद्दे की बात पर आओ। पार्क कहता है कि ठीक है, ओबितो और बच्चों को बुली करना और तुम्हें मारना, उस दिन ये सब मेरी ही गलती थी, और मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा पेनफुल था ये सब सहन करना। और 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ है, और जो भी सजा हमें मिली है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आगे से ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा। तो क्या तुम इस मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दो? मैंने टीचर से पूछा था कि अगर तुम मान जाओ तो मैं स्कूल से नहीं निकाला जाऊंगा, और क्या तुम हमें एक चांस नहीं दे सकते? अगर हम ऐसे ही निकाले गए तो हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। प्लीज इस मामले को भूल जाओ, और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारा नौकर जो भी तुम कहो। ओबितो अपने मन में सोचता है कि स्कूल से निकल जाना इनके लिए एक सदमा जैसा होगा, और ये लोग सिर्फ 17 साल के हैं, और इनके पास कोई सोने का खजाना थोड़ी है कि बिना स्कूल और बिना नौकरी के ये अपनी जिंदगी आराम से बिता सकें। और इन्हें कोई स्कूल मिलेगा ही नहीं जो इन लोगों को उस स्कूल में जगह दें। और मारपिटाई के केस में स्कूल से बाहर निकाले जाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो लोग पूरी जिंदगी के लिए इस धब्बे के साथ नहीं जी सकते। अब पार्क कहता है कि हमें तो किसी और ने ऑर्डर दिया था तुम्हें बुली करने के लिए, और वो बंदा है। तभी ओबितो एकदम से उसे रोक कर कहता है कि मुझे मालूम है। फिर पार्क कहता है कि ओबितो को कैसे मालूम? अब ओबितो कहता है कि तुम्हारा बैकअप मैं जानता हूँ वो कौन है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब ओबितो कोमा में था और उसे पता चला कि स्कूल में बुली क्यों किया जाता था, उनके पीछे आखिरकार कौन था। कई साल पहले जब वो कोमा में था, एक बच्चा जो ओबितो की तरह बुली किया जाता था, उसने भी छत से कूदकर सुसाइड कर लिया, और अपने आखिरी नोट में लिखा था कि कैसे उन लोगों ने उसे बुली किया, और वो लोग थे गोल्डन सर्कल। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ अमीर लोगों के स्कूल में पाई गई, और मुंबई स्कूल में इसकी शुरुआत हुई, और कोई नहीं जानता है कि आखिरकार इस गोल्डन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है कौन।
क्योंकि फ्यूचर में भी इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी। और जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे बुली होते हैं और इसी को एक बिजनेस बनाकर पैसा कमाने का सोचा। उसने कई सारे बुली को भर्ती किया और उन्हें अपना बैकअप भी दे दिया और कई सारे अमीर बच्चों के पापा से पैसे लेता उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के बदले में। और उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसकी मदद से जो भी उस ग्रुप के मेंबर थे उन लोगों के मार्क्स कम नहीं होने देता था। अगर किसी मेंबर के मार्क्स कम हो रहे थे तो वो बुली बच्चों के हेल्प से उन बच्चों को पीटते या उन्हें पढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग नीचे गिरने लगती और जिसकी वजह से या तो वो बच्चा खुद अपना स्कूल छोड़ देता या फिर और हरकतों की वजह से या फिर मार्क्स कम आने की वजह से स्कूल से निकल जाते। और फ्यूचर में गोल्डन सर्कल के मेंबर रिवील हो गए थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ और ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो गया था और उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील होने से बच गई। और आज तक उसे नहीं मालूम कि आखिरकार उनके पीछे है कौन। और मेरा रिवेंज लेने का जो मिशन है उन लोगों को जीते जी नर्क का एहसास करा देना। और मुझे गोल्डन सर्कल के हर एक डिटेल को जानना पड़ेगा और उन्हें खत्म करना पड़ेगा। अब ओबितो कहता है कि ये जरूर गोल्डन सर्कल होगा। फिर पार्क कहता है कि गोल्डन सर्कल तो मुंबई में शुरू हुआ था और उनकी पावर अभी तक यहाँ दिल्ली में नहीं पहुंची, तो तुम्हें कैसे पता? अब ओबितो कहता है कि आखिरकार तुम्हें इस जॉब पर रखा किसने? अब पार्क पहले तो सोचने लगता है और फिर कहता है कि कबीर ने उसे रखा था। ओबितो कहता है कि कबीर एक 3rd ईयर का बुली है जो अब पूरे स्कूल को अपने मुट्ठी में रखता है और मुझे लगा नहीं था कि वो इस गोल्डन सर्कल का मेंबर है और शायद गोल्डन सर्कल में रिक्वेस्ट देकर भी ज्वाइन किया जा सकता है। कबीर पक्का से गोल्डन सर्कल के किसी मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और मैं गोल्डन सर्कल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ उसकी मदद से। लेकिन कबीर इंफॉर्मेशन को आसानी से नहीं देगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग है कि वो फ्यूचर में MMA का प्रोफेशनल एथलीट चैंपियन रह चुका है और अगर मैं उस पर ऐसे ही अटैक करूंगा अपनी घटिया स्किल्स के साथ तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बास्टर्ड का करना क्या है। ओबितो कहता है तुम्हें मेरी माफी चाहिए। अब ओबितो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि जब से वो कोमा में था उसके बाद उन लोगों ने उसके छोटे भाई को तंग किया और मेरी दादी माँ से कई बार माफी मंगवाई और मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या क्या करने वाला हूँ। फिर ओबितो उसे पीटने लगता है। फिर ओबितो अपने मन में पार्क की पिछले लाइफ के बारे में सोचता कि पार्क ऐसा पिता बन गया जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी थी और जंग मिनहो और बाकी सारे भी ऐसे ही थे। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे और ओबितो को भरोसा नहीं था कि वो लोग इतनी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। और अब ऐसा करके कर्मा अपना बदला ले रहा है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहुत तकलीफ सहोगे और तुम अपनी पूरी जिंदगी इस सदमे के साथ जीते रहोगे। और वहीं स्कूल में ओबितो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। बाकी सभी लोग बातें कर रहे थे कि क्या सच में वो पागल है क्या? उसने ताले के साथ उसका सर फोड़ दिया और जंग मिनहो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो भी कुछ नहीं कर पाया और जब मैंने उसे वहां लड़ते देखा तो मैं समझ गया था कि उसके साथ जो भी पंगा लेगा वो बचने नहीं वाला है। और वो लोग सोचते हैं कि आखिर ओबितो एकदम से विलेन कैसे बन गया? वो तो ऐसा नहीं था। और लगता है जो बच्चे पहले अच्छे लगते हैं वही एकदम से बुरे बन जाते हैं और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि आखिरकार रुकना कब है। तभी वहां ओबितो आता है और क्लास का गेट खोलता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब ओबितो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब उसके पास वही लड़का आता है और कहता है कि थैंक यू। और मैंने सुना कि पार्क और उसके गैंग के साथ क्या हुआ, वो सभी के सभी स्कूल से निकाल दिए गए हैं और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। थैंक यू। और मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा। शर्माना नहीं, बस कहो। अब ओबितो उसकी तरफ देखता है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। फिर ओबितो कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा मेरे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब मीटिंग बिठाई जा रही थी तो तुम कहाँ थे और अब एकदम से आकर मुझे थैंक यू कह रहे हो? जब तो तुम पूरा डरे हुए थे गवाही देने से और अब एकदम से आकर मुझे धन्यवाद दे रहे हो और अब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या होता है। और जा साले, यहाँ से भाग जा, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सीन चेंज होता है। स्कूल के छत पर कबीर और उसका दोस्त था। अब उसका दोस्त पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? पार्क और उसके गैंग के मेंबर्स स्कूल से निकाल दिए गए हैं और हमारा प्लान भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब कबीर कहता है कि ओबितो के पास कोई बैकअप नहीं था और जंग मिनहो और उसकी गैंग ने ओबितो को पीटा, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ओबितो का बैकअप स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा लड़का कर रहा है। और अब चीजें ऐसे बदल गई हैं कि पूरे स्कूल में तो क्या, पूरे के पूरे शहर में कोई भी उसके ऊपर अपना हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरे शहर में किसी के अंदर इतना दम है नहीं जो स्टार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जा सके।
फिर उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम हार मानने वाले हो? फिर वो कहता है नहीं, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इतनी भी नहीं। ये तो साफ साफ हाई स्कूल लेवल की बेवकूफी है। हमारे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, और अगर हम हजारों लाखों रुपए कमा सकें बस एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को मजा सिखाकर, और हमें तो उन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। फिर वो पूछता है कि तो फ्रेशमैन का हेड कौन है? उसे कहो अपना पिछवाड़ा लेकर छत पर आए। अब क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा था और ओबिटो सोचने लगता है कि गोल्डन सर्कल को हराने के लिए उसके पास कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं है, और वो लोग अच्छे मार्क्स वाले लड़कों को ही टारगेट करते हैं, और इसीलिए उसको अपने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो लोग उस पर नजर डालें और ओबिटो पर हमला करें। और अगर वो ऐसे ही बढ़िया मार्क्स लाता रहा लगातार, तो गोल्डन सर्कल वालों पर कोई चॉइस नहीं रहेगी, उन्हें मुझ पर हमला करना ही होगा। और उन लोगों के लिए मैं तो सिर्फ एक छोटा सा कांटा हूँ, और पिछली लाइफ में मैं अच्छे मार्क्स लाता था, और इसीलिए गोल्डन सर्कल वालों ने पार्क और जंग मिन्हो को कहा था मुझे पीटने को, और पीटने का ऑर्डर कबीर ने दिया था, और कबीर को कहने वाला कोई और था। असली गुनहगार यही स्कूल से है, या फिर इस क्लास में कहीं पर छुपा हुआ है, जो चाहता है कि मैं चला जाऊं और मेरी जगह लेना चाहता है। मेरे दिमाग में 2-3 लोगों के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन मैं बिना एविडेंस के उन पर हमला नहीं कर सकता, और मुझे फ्यूचर के लिए तैयार होना होगा। अब वो भी तो स्कूल के बाद जाने लगता है, और वहां पर एक बोर्ड दिखता है जहां पर वो देखता है कि सुल्तान दिल्ली का फर्स्ट MMA फाइटर, जो कि UFL वर्ल्ड चैंपियन में फर्स्ट पोजीशन पे आया था, लेकिन अभी वो एक बेवड़ा है और अपने पास्ट को भूलने के लिए हर रोज पीता है, और अभी कोई भी उसके बारे में इतना नहीं जानता और ना ही कोई उसकी फिक्र करता है। और ओबी तो वहां जाता है और देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी जगह नहीं है। तभी एक आवाज आती है वेलकम, और वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हो? ओबिटो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि यही है, और कहता है कि मुझे एक बढ़िया फाइटर बनना है। और वही स्कूल में कबीर कहता है क्या तुम ही जिनवो हो? ये लाल शर्ट वाला फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसका नाम जिनवो है। अब कबीर कहता है कि तुमने बॉडी तो काफी अच्छी खासी बनाई है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट है जिसका नाम ओबितो है, साले को मार मार के लंगड़ा बना दे, दोबारा कभी भी सीधा चल ना पाए। वहीं दूसरी तरफ ओबितो जिम में चला गया था। अब सुल्तान कहता है कि तुम तो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और तुम सही जगह पर आए हो, और ये इसी जिम को चलाता है। सुल्तान कहता है हमारे जिम में तुम बॉडी बना सकते हो, स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हो, और हम तुम्हारी डाइट में भी मदद कर सकते हैं। हम हमारे कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और जो महीने की फीस होगी वो होगी 10,000। ये इतनी भी महंगी नहीं है, और मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। अब वो भी तो अपने मन में कहता है कि इसको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है इसकी मूंछों की वजह से, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि यही सुल्तान है जो पहले UFL का चैंपियन रह चुका है। सुल्तान कहता है कि आखिरकार तुम्हें किस चीज ने मोटिवेट किया जिम में आने के लिए? ओबिटो कहता है कि मैं लड़ना सीखना चाहता हूँ अच्छे से, ताकि मैं सभी पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारूं। अब सुल्तान भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जिम लड़ाई सीखने की कोई जगह नहीं है, और अगर बस तुम जिम इसलिए आना चाहते हो कि तुम किसी को पीट सको, तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता। क्यों ना तुम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग बनवा लो। अब ओबिटो उसे घूर के देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये फर्स्ट दिल्ली का UFL चैंपियन सुल्तान है, और इसकी एक वजह है कि इस जैसा पॉपुलर बंदा यहाँ पर बस एक छोटा सा जिम चला रहा है। क्योंकि जब उसकी तीसरी फाइट हुई थी उसके बाद उसका टेस्ट लिया गया और उसके शरीर के अंदर फ्यूरियस ड्रग पाए गए। ये ऐसा ड्रग है जो स्पोर्ट्स में बैन कर रखे हैं। इसकी मदद से प्लेयर अपने मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। छोटे ही समय में सुल्तान ने अपनी गलती मान ली और कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया, और उसका करियर वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सुल्तान के अदर टैलेंट की वजह से फोकस कर रहा हूँ। जब वो कोमा में था तब टीवी में एक खबर चालू थी, एक दिल्ली एथलीट लगातार दूसरी बार UFL का चैंपियन बन गया। उसका नाम था किम मुयोल। कुछ ही सालों में वो टॉप फाइटर बन गया और बहुत ही जल्दी फेमस हो गया। उसने एक बहुत शॉकिंग बात बताई। उसने कहा कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई टैलेंट तक नहीं था, और जिस वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो बस मेरे टीचर की वजह से है, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनका नाम है सुल्तान, उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दी। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो भी तो सोच रहा था कि जो सुल्तान है उसने एक थर्ड रेड फाइटर को दिल्ली का बेस्ट एथलीट बना दिया, और अगर मैंने इस बंदे को मना लिया तो मैं पक्का बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। ओबिटो कहता है कि जब तुम एक एथलीट थे तुमने अपने अपोनेंट से जीतने के लिए सब कुछ किया, चाहे वो गलत था या सही, और मैं भी अपने गोल को अचीव करने के लिए यही सब कुछ करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सुल्तान सोचने के बाद कहता है कि वो मेरी एक गलती थी, और वो मैंने इसीलिए कर दी थी क्योंकि उस टाइम मैं पागल था, और अगर मैं समय में वापस जा पाता तो मैं उस गलती को दोबारा कभी नहीं करता।
मैं बार बार अपनी गलती को लेकर पछताता रहता हूँ। और अगर तुम भी मेरे तरह बेवकूफियां करते रहोगे तो तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे जैसे बनने में। वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं ले सकता। और अगर तुम जिम इसलिए आना चाहते हो ताकि तुम बस किसी बुली को पीट सको तो तुम जल्दी ही किसी जेल में पड़े मिलोगे। अब ओबितो कहता है कि 60 लाख मैं तुम्हें 60 लाख दूंगा। और ये सुन के तो सुल्तान भी अंदर से हिल गया था। ओबितो कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, और अगर तुम मुझे वादा करते हो कि तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुम्हें 60 लाख एक ही दिन में दे दूंगा। और अगर मैं बीच में कहीं छोड़ता भी हूं तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब सुल्तान अपने पास्ट में चला जाता है। जो उसने कांड किए थे उसे सब याद आने लगते हैं। उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया था और उसके बाद उसको पैसों की दिक्कत होने लग गई। फिर ओबितो कहता है कि तुमने पहले ही इस सब को प्रेडिक्ट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी तुमने ड्रग का साथ लिया और जो उसका रिजल्ट मिला वो तुम्हारी खुद की चॉइस के वजह से हुआ है। और ये मेरे लिए भी लागू होता है। तुमसे फाइटिंग सीखने के बाद मैं इधर उधर लड़ता फिरूंगा और उसकी वजह से बहुत कुछ बुरा हो सकता है जो मैंने सोचा भी नहीं होगा। शायद मैं किसी लड़ाई के दौरान लंगड़ा हो जाऊं या फिर जेल में चला जाऊं, और यह भी हो सकता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए जेल में पड़ा रहूं। लेकिन मैं उन सब चीजों के लिए तैयार हूं और उसी के बाद मैं यहां पर आया हूं। और जैसे तुमने पास्ट में ड्रग का साथ लिया और तुम्हें भी सब कुछ पहले से ही मालूम होगा, फिर भी तुमने किया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुल्तान उसकी आंखों में देखता है कि उसने जो भी बात करी अभी उसके बारे में वो पूरी तरह से सीरियस है। सुल्तान कहता है कि तुम कभी भी ड्रग नहीं लोगे। मैंने ऐसा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे जवान लड़के को ये अलाउ करूंगा, और हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें सिखाने में। ओबितो कहता है कि ये तो अच्छी बात है। सुल्तान कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। रिंग में आओ, और अगर तुम मेरे सामने एक राउंड के लिए भी टिक गए तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। अब उसी रात ओबितो अपने घर जाता है। उसकी दादी घबरा जाती है। ये क्या हुआ बेटा? वो पूरा पिट कर आया था। उसके हाथ मुंह सभी पर चोटों के निशान थे। उसकी दादी रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया? आखिरकार वो कुत्ते का बच्चा है कौन? मुझे बताओ, मैं जाकर उसको सबक सिखाऊंगी। ओबितो कहता है कि सब कुछ ठीक है दादी माँ। उसकी दादी माँ कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक कहाँ है, जरा अपने आप को तो देखो। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अपने आप को बार बार कह रहा था कि तुम सबसे ज्यादा खराब हो, और वो ओबितो को यह मैसेज भेजने वाला था कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात को भूल जाए। और अब हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। सुल्तान कहता है कि दोबारा सोच लो, मैं यहां पर मजाक नहीं करूंगा। मैं कई सारे लोगों को मिला हूं और कई स्टूडेंट भी आए हैं जो स्कूल में पिटना नहीं चाहते थे, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। और एक बार तुमने इस रिंग के अंदर कदम रख लिया, जो भी चीज तुमने बाहर कही है वो कोई मायने नहीं रखती। और जो बच्चे पहले तो पूरा कॉन्फिडेंस में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ी बहुत फाइटिंग आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगते हैं जब उनके मुंह पर 2-3 मुक्के पड़ते हैं। 3 मिनट का एक राउंड है, सब कुछ भूल जाओ और बस ये 3 मिनट पार करने की कोशिश करो। और अगर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी जो विल पावर है वो अनब्रेकेबल है तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। एक और बार सोच लो। ओबितो कहता है कि मैंने सोच लिया है। अब सुल्तान कहता है तो ठीक है, फिर अपने गार्ड को ऊपर करो। ओबितो अपने गार्ड ऊपर करता है। सुल्तान अपने मन में सोचता है कि जैसे ये खड़ा है इससे लगता है कि इसको ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन वो जरा सा भी डरा हुआ नहीं दिखा रहा है। अभी देखते हैं 2-3 मुक्के पड़ने के बाद ही सारा डर बाहर निकल आएगा। सुल्तान उसको मुक्का मारता है। ओबितो उसे ब्लॉक करता है अपने हाथों की मदद से। ओबितो अपने मन में कहता है कि मैंने इसके मुक्के को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जल्द ही वो उसके हाथों में से निकलकर उसके मुंह पर लग जाता है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था और बस एक ही मुक्के में उसके मुंह में से खून निकल आया और वो पीछे जाकर जाली से टकरा गया। टकराने के बाद वो नीचे गिर गया। सुल्तान कहता है कि उठ जाओ, अभी तो बस 10 सेकंड हुए हैं और तुम बैठ गए। ओबितो फिर से खड़ा होता है। सुल्तान उस पर मुक्के मारना चालू कर देता है। वो उस पर कई सारे मुक्के मारता है, लेफ्ट राइट सब जगह से। ओबितो सोचता है कि जो इसकी पावर है और स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और अब इसने दोबारा एक मुक्का मेरे मुंह पर मार दिया तो मैं पक्का से बेहोश हो जाऊंगा। ओबितो सोचता है कि ये क्या हुआ, आखिरकार वो रुक क्यों गया, और वो अपनी आंखें ऊपर करता है। जो सुल्तान था उसकी टांगों पर लात मार रहा था, जिसके बाद ओबिटो नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। ओबिटो उठने लगता है और दर्द के मारे थोड़ा सा चिल्ला भी रहा था। सुल्तान कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम अभी भी हार मान सकते हो, हम यहीं पर रुक सकते हैं। ओबिटो खड़े होकर कहता है अभी भी 3 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। सुल्तान फिर से उस पर मुक्का मारना चालू कर देता है। कई मुक्के उसको लगते हैं और 1-2 वो ब्लॉक भी कर लेता है। ओबिटो सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा जो उसका स्टेमिना है
वो खत्म हो जाएगा। मुझे भी उस पर कोई वार करना चाहिए। ओबितो उस पर मुक्का मारता है, लेकिन सुल्तान आराम से उसे डॉज कर लेता है और डॉज करने के तुरंत बाद ही वो उसे अपरकट मार देता है। ओबितो को बहुत ज्यादा खून आया था अब की बार और वो नीचे गिर जाता है। सुल्तान अपने मन में सोचता है कि ये खत्म हो गया। क्या 1 मिनट भी पूरा हुआ है? ये तो सच्ची में मेरे सामने थोड़े समय के लिए ही टिक पाया। ये शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इसको ज्यादा जोर से नहीं मारा था। कहीं इसकी कोई हड्डी वड्डी ना टूट जाए। उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हड्डी टूटने का तो बस बहाना था। उसे तो 60 लाख के बारे में लालच हो रहा था। वो कहने लगता है कि मैं तो दोबारा से अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं और ऐसे में मैं अपनी सेल्फ एस्टीम किसी बास्टर्ड को नहीं बेच सकता हूं जो मेरे सामने टिक भी नहीं पाए। और हाँ, सही है, यहीं पर पड़ा रहे। वो जाने लगता है। ओबितो खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी मत जाओ, अभी भी पूरा टाइम खत्म नहीं हुआ है। हम दोबारा शुरू करेंगे जहां से रुके थे। अब उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तो वो पड़ा था, लेकिन मैं बार बार इसको मारता हूं, ये क्यों खड़ा हो जाता है? और फिर वो उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में दिखता है जुनून। अब सुल्तान अपने मन में सोचता है कि ये बार बार क्यों ऐसा कर रहा है। अब की बार मुझे और ज्यादा रहम नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि अब से मैं तुम पर और ज्यादा रहम नहीं दिखाऊंगा। समझ में आया? और वो उसको अपनी पूरी स्पीड से कई सारे पंचेस लगातार मारते रहता है। और वो भी तो सोचता है कि अब की बार फिर से ये मुक्के मारना बंद कर दिया है। क्या पिछली बार की तरह ये मेरे टांग पर मारेगा? मैं दोबारा एक ही ट्रिक से नहीं गिर सकता। ओबितो ये सोच ही रहा था, तभी सुल्तान उसके पेट में मुक्का मारता है। अब की बार तो उसके पेट में भी दर्द होने लगा। दर्द के मारे वो अपने घुटनों पर आ गया था। सुल्तान कहता है कि अभी भी 1 मिनट 30 सेकंड बचे हैं और अगर तुम 15 सेकंड में उठे नहीं तो मैं समझ लूंगा कि ये फाइट यहीं पर खत्म हो गई है। ओबितो अपने मन में सोचता है, नहीं, मुझे खड़ा होना होगा, लेकिन मेरी बॉडी मेरी बात सुन ही नहीं रही है। नहीं, लेकिन मुझे खड़ा होना है। वो खड़े होने की कोशिश करता है। अपने घुटनों पर पहुंच चुका था, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। अब सुल्तान अपने मन में कहता है कि मैंने इसको अब की बार बहुत जोर से मारा है और जो उसको दर्द हो रहा होगा वो बस अपनी विल पावर के दम पर ही खड़ा हो पाएगा। चला जा बच्चे, घर जा, हार मान ले। वही ओबितो बार बार अपने आप को कह रहा था, खड़ा हो जा। साले, तू कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था? 10 साल तक तू बस कोमा में पड़ा था और यही दुआ कर रहा था कि भगवान तुझे एक और मौका दे, तुझे दोबारा पास्ट में भेज दे। तू बार बार यही दुआ कर रहा था कि कोई तुझे मार दे, इस डर से तुझे छुटकारा दे, लेकिन तू यहाँ पर एक मुक्का भी नहीं सहन कर पा रहा है। खड़ा हो। अगर तू ये नहीं चाहता है कि जो हिस्ट्री है दोबारा से रिपीट हो, जो तेरे साथ हुआ है दोबारा ना हो, तो तुझे खड़ा होना होगा। खड़ा हो साले। सुल्तान पीछे मुड़कर देखता है। ओबितो खड़ा हो गया था। ओबितो अपने मन में कहता है, जब तक मैं अपना बदला ले सकूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या हुआ। इसीलिए जब तक मैं उन सालों से बदला ना लूं, मैं हार नहीं मान सकता। वो पूरी तरह खड़ा हो चुका था। अब सुल्तान सोचने लगता है कि जो मैंने मुक्का मारा था, इससे वो तो प्रोफेशनल फाइटर भी सहन करके खड़े नहीं हो पाते। सुल्तान सोचने लगता है, आखिरकार किस तरह की जिंदगी ये जी रहा है और अगर इस जैसा बंदा कोई लड़ाई करना सीख जाए तो इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। सुल्तान अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे जैसे पछतावे वाली जिंदगी जियो और मैं तुम्हें खुद यहीं पर रोक दूंगा। अब सुल्तान उसको मुक्के पे मुक्के सीधा मुंह पर मारना शुरू कर देता है। वो इतनी तेज मार रहा था कि जो ओबितो है अपने आप को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो ओबितो था अपने मन में बार बार कह रहा था कि सहन कर ले, सहन कर ले, मारने दे जितना मारना है। अगर तेरी नाक टूट जाती है या फिर तेरे दांत टूट जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सहन कर ले। और अब बस 12 सेकंड बचे थे। ओबितो अभी भी अपने टांगों पर खड़ा था। वो कांप रहा था। इतने सारे मुक्के पड़ने के बाद वो थक चुका था। उसके सांसें भर आई थीं, लेकिन फिर भी सुल्तान उस पर हमला करना छोड़ता नहीं है। वो उसके पेट पर मुक्का मारता है और ओबितो उसके पीछे की जाली पर जाकर भिड़ता है और उसके बाद सुल्तान अपना मुक्का लेकर उसके मुंह की तरफ आता है। इससे पहले वो लग पाता 3 मिनट पूरे हो चुके थे और वो वहीं पर रुक जाता है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो मेरे सामने 3 मिनट तक टिक चुका था। सुल्तान उससे कहता है कि तुम्हारी जो सहन शक्ति है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और अभी सारे हॉस्पिटल्स बंद हो चुके होंगे, इसीलिए वहां पर कल चले जाना। और हाँ, किसी को ये मत बताना कि मैंने ये तुम्हारे साथ किया है। और फिर वो कहता है कि ओए, मेरे पीछे आ, मैं तुझे मेरा अकाउंट नंबर बताता हूँ। सुल्तान सोच रहा था कि एक ब्रोकर ने उसे एक नई फाइटिंग ग्रुप के लिए एक ऑफर दिया था कुछ दिनों पहले। अगर वो दोबारा से ड्रग को यूज करेगा और बस मजे के लिए खेलेगा तो वो उसे अच्छा खासा पैसा देंगे। और अगर ये 60 लाख ओबितो उसे नहीं देता तो वो उस ऑफर को ले लेता और इसीलिए वो उस ऑफर को भूल जाता है। दूसरी तरफ ओबितो अपनी दादी माँ को कहता है कि मेरे क्लासमेट के साथ मेरी छोटी सी बहस हो गई थी
और ये कुछ नहीं है, ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, आप चिंता ना करें, उसे भूल जाइए, हमारे पास एक अकाउंट है ना। उसकी दादी माँ कहती है कि हाँ हमारे पास है, और मैं 10 सालों से हर महीने उसके अंदर 7,000 डाल रही हूँ। ओबिटो कहता है कि अब की बार जो स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रही है, और इसीलिए आपको उसे भर देना चाहिए। हमें मालूम नहीं है कि हम कब चुने जा सकते हैं। उसकी दादी माँ कहती हैं कि अगर हम चुने भी गए तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब ओबिटो कहता है कि ये तो बस बेवकूफ लोग कहते हैं। इन दिनों लोन लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया है और हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप फिर भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो जो उसकी ऑनरशिप है उसे हम किसी और को बेच सकते हैं। उसकी दादी माँ कहती है कि कब से मेरा पोता इतना एक्सपर्ट बन गया बिल्डिंग में। ओबिटो कहता है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और वो सोचने लगता है कि जो अर्जुन है वो मेरी दादी माँ को विनर लिस्ट में डाल देगा, और अगर मेरा बस चलता तो मैं 50 लाख अभी तुरंत दादी माँ के अकाउंट में डाल देता, जैसे मैंने सुल्तान के अकाउंट में डाले हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो जरूर पूछेगी आखिरकार ये पैसे आए कहां से हैं, और ऐसे अपार्टमेंट की मदद से दादी माँ को कोई शक भी नहीं होगा। दादी माँ भूलना नहीं, उसके अंदर अप्लाई जरूर करना। अब अगले दिन कबीर जिन्वो को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, उस बास्टर्ड के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। जिन्वो कहता है कि क्या हुआ, दोबारा कहना। कबीर कहता है कि मैंने औरों से सुना है कि जैसे ही मैंने तुम्हें उसे पीटने को कहा तुमने तुरंत जाकर उसे पीट दिया। अब जिन्वो कहता है कि तुम किस बारे में और रुक जाता है। जिन्वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर कहता है कि वो बास्टर्ड बहुतों को पीट चुका था और मुझे लगा कि उसको पीटना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने उसे बहुत अच्छे से पीटा है कि वो अब बात भी नहीं कर पा रहा है। मुझे तुम पसंद आए और अब से सबको जाकर बता दो कि तुम मेरे छोटे भाई हो। स्कूल के बाद हम एक साथ चलेंगे, ठीक है। जिन्वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या कह रहा है, लेकिन यही उसका मौका था। वो कबीर के सामने अच्छा बन सकता था। जिन्वो कहता है कि कबीर, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई और मदद चाहिए होगी तो मुझे याद कर लेना, मैं हूं जिन्वो। अब कबीर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम तो बड़े कूल हो यार। उसके बाद जिन्वो ओबितो को देखने के लिए आ जाता है। वो देखता है कि वो बुरी तरह से पिटा हुआ था। वो सोचता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको स्कूल के बाहर किसी ने पीटा है, और इसको देखकर लगता है कि जो कबीर है उसने सोचा कि मैंने ही इसको पीटा है, और अब इसको देखने के बाद लगता है कि इसको किसी स्कूल के बाहर वाले बंदे ने पीटा है। और ऐसा नहीं लगता है कि इसको लड़ना आता है, और ये अच्छा मौका है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अब मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम रेंग भी नहीं पाओगे। और अपने एक साथी को कहता है कि ओए, सभी को जाकर बता दो कि जो भी ओबिटो के साथ बात करेगा या फिर दोस्ती रखेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाद सुल्तान उसे सिखा रहा था। वो कहता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें फिजिकली फिट होना होगा, और खास करके जब तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हारा स्टेमिना इतना खराब है कि तुम कुछ मुक्के खाकर ही तुम्हारी सांस फूलने लगे तो बाकी कुछ सीखना बेकार है। तुम्हें पहले अपने स्टेमिना को बढ़ाना होगा। अब सुल्तान उससे कई सारी एक्सरसाइज करवाता है और कहता है कि जब तक तुम अपना स्टेमिना नहीं बढ़ा लेते तब तक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखाऊंगा। और 2 घंटे लगातार ट्रेनिंग करने के बाद जब वो बैठता है वो सोचता है कि वो इसे जरूर सहन कर लेगा। जो कबीर है वो बहुत ज्यादा अच्छा फाइटर है, और अगर उस जैसे को मुझे हराना है तो मेरे सामने ये छोटी मोटी ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और कबीर तो बस एक शुरुआत है, और अगर मुझे गोल्डन सर्कल वालों को बिल से बाहर निकालना है तो मुझे कबीर से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर को हराना होगा। वही सुल्तान सोचता है कि 2 घंटे बीत चुके हैं और इसने सब कुछ सहन कर लिया है। ये 2 घंटे ट्रेनिंग नहीं बल्कि खतरनाक ट्रेनिंग के बाद जो बंदे को निचोड़ के रख देती है, उसके बाद भी इसके अंदर बहुत एनर्जी दिख रही है। इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसे मैं फील कर पा रहा हूँ। क्या मुझे इसको उस ट्रेनिंग मेथड के बारे में बता देना चाहिए? अब सुल्तान कहता है कि रिंग में से निकाले जाने के बाद मैंने कई सारे तरीके ढूंढे बेस्ट बनने के बिना किसी चीटिंग के। मुझे मालूम था कि मेरा करियर खत्म हो चुका था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे जो स्टूडेंट हैं रिंग में जाकर अपना कमाल दिखाएं, और इस समय से हम वो वाली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम उस ट्रेनिंग को अच्छे से करोगे तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाएगा। अब 1 हफ्ते बाद उसके पास एक लड़का आकर बैठता है और कहता है कि ये सब कुछ गलत है, सभी लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं जबकि तुमने कुछ किया भी नहीं। इस लड़के का नाम है गोजो। ओबिटो उसे बस देख रहा था। गोजो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, इसीलिए मैं हिचकिचा रहा था तुम्हारे पास आने के लिए, और मैं और लोगों की तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और जो और लोग तुम्हें अकेला कर रहे हैं वो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं आ गया। तो चलो फिर क्यों ना हम एक साथ घूमे जैसे दोस्त। तभी ओबितो कहता है
कि इसका क्या मतलब, मुझे अकेला कर दिया। गोजो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं लगा कि सभी लोग तुमसे दूर हो रहे हैं। ओबितो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। गोजो कहता है कि वो क्या सच्ची में, क्या तुम्हें मालूम नहीं, जो जिन्वो है वो और लोगों को धमकाता फिर रहा है। उसने धमकी दी है कि जो भी ओबितो के पास जाने की कोशिश भी करेगा वो उसे मार डालेगा। ओबितो कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब गोजो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम और मैं 10 साल पहले एक ही स्कूल में तो जाया करते थे, और अगर कोई मुझे पीट पीट कर मार भी दे तो मैं अपने दोस्त को बुली होता थोड़ी देख सकता हूँ। ओबितो याद करने लगता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। ये है गोजो। पिछली लाइफ में जब वो लोग मुझे बुली किया करते थे और जब गोजो को पता चला कि वो लोग मुझे बुली करते थे, उसने मुझे बचाया। उस समय मुझे लगा कि मैं आजाद हूँ, अब कोई भी मुझे बुली नहीं करेगा। और ये फीलिंग जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि जो पार्क था और जंगमिन्हो उन लोगों ने अब गोजो को बुली करना चालू कर दिया था। उन लोगों ने उसको इतना मारा कि उसकी टांग भी टूट गई थी। और उस दिन के बाद से गोजो ने मुझसे कभी बात नहीं करी। लेकिन एक दिन जब मैं कोमा में था, वो मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि अगर उसने मुझको प्रोटेक्ट कर लिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो कहने लगता है कि मैं डर गया था। हर क्लास के बाद वो आकर मुझे पीटते थे। मुझसे और ज्यादा सहन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन जब चीजें बदली मुझे पता लगा कि मैं कमजोर हूँ, और अगर कोई दूसरी लाइफ होगी मैं तुम्हें उसमें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। अब प्रेजेंट में ओबितो कहता है कि नहीं। गोजो कहता है कि क्या। ओबितो कहता है कि ऐसा दिखावा मत करो कि तुम मेरे दोस्त हो, और ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, और जाओ और लोगों की तरह मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप हैंडल कर सकता हूँ, इसीलिए यहां से दफा हो। गोजो कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है अब की बार प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम बाद में बात करते हैं, अभी घंटी बज चुकी है और क्लास का टाइम हो चुका है। क्लास के बाद मैं आऊंगा, और हाँ, ध्यान से सुनो, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा इंतजार करो, क्लास जल्दी ही खत्म हो जाएगी। क्लास शुरू होने के बाद ओबितो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे खुद नहीं मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और इस गोल्डन सर्कल से लड़ते हुए मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कितना छोटों का सामना करना होगा और कितना दर्द सहन करना पड़ेगा। और अगर गोजो इस चीज में इन्वॉल्व हो गया तो ये अच्छा नहीं होने वाला है। वो पहले ही की तरह दुखी हो जाएगा, और बस मेरे परिवार को छोड़कर मुझे सभी लोगों से नाता तोड़ना होगा, और मैं अपने परिवार से तो नाता नहीं तोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं उनको इस कीचड़ में घसीट भी नहीं सकता हूँ। अब टीचर कहती है कि मेरी क्लास खत्म हो गई है और अपने होमवर्क के बारे में भूलना मत। ओबितो सोचता है कि अब मुझको कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि गोजो मुझे अकेला छोड़ दे। अब काफी देर हो चुकी थी। वो सोचता है कि आखिरकार वो अभी तक आया क्यों नहीं। उसने कहा था कि वो आएगा, क्या उसने हार मान ली है? ये तो अच्छी बात है, अब मुझे उसे समझाना नहीं होगा। तभी दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि गोजो के लग गए। वो पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ गोजो को। दूसरा कहता है कि जो जिन्वो है वो उसे घसीट कर कहीं पर ले गया है। वो कहता है कि क्या हमें टीचर को बताना चाहिए इसके बारे में। दूसरा कहता है कि अरे पागल हो गए हो क्या, ऐसा किया तो अगला नंबर हमारा होगा, हमें बस अपने काम से काम रखना है। फिर वो पूछता है कि क्या उसको जान से तो नहीं मार देगा वो। ओबितो ये सभी बातें सुन रहा था, और जैसे ही जान की बात आई वो बिजली की रफ्तार से अपनी कुर्सी से उठता है। और वही जिन्वो कहता है कि गोजो, मैंने सभी लोगों को वार्न किया था कि कोई भी ओबितो के पास नहीं जाएगा। क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी, या फिर तुझे डर लगना बंद हो गया है? जिन्वो उसे डराने की कोशिश करता है। अब गोजो कहता है कि आखिरकार तू होता कौन है जो मुझे बताए कि मैं किसके साथ रह सकता हूँ और किसके साथ नहीं। और मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग ओबितो को बलि क्यों कर रहे हो और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ओबितो मेरा दोस्त है, और इसीलिए साले बहन के टगे टाइम वेस्ट करना बंद कर और आजा साले कुत्ते के बच्चे। अब गोजो भी उसको दिखा देता है कि वो भी उससे डरता नहीं है। उसके जो मन में आएगा वो करेगा, और उसके दोस्त को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। अब जिन्वो कहता है कि जरा इस बास्टर्ड, तभी उसकी बात पूरी नहीं होती है। गोजो उसको लात मार देता है। लात लगने की वजह से वो पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। अब उसका साथी कहता है कि जिन्वो, क्या तुम ठीक हो? अब जिन्वो अपने मन में कहता है कि साला मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे बाप की शादी है क्या? जाओ और इस बास्टर्ड को पीट दो। अब वो सारे उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। एक बंदा पीछे से उस पर वार करता है। गोजो उसको देख लेता है और पीछे घूमकर जो उसकी लात थी सीधा निशाने पर उस बंदे के मुंह पर लगती है, और फिर से एक बंदा उसके पीछे हमला करता है। गोजो अपना हाथ घुमाकर उसके मुंह पर मारता है, और गोजो अपने मन में सोचता है कि जो ओबितो है वो पक्का से गुस्सा होगा। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके मामले में पड़ूं, लेकिन मैं पड़ गया। एक बंदा उसके मुंह पर मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है, उसके मुंह पर निशान बन जाता है। वो अपने मन में सोचता है, लेकिन मैं अपने दोस्त को बुली कैसे होने दे सकता था,
और मुझे मालूम है कि तुम अभी थोड़े बदल गए हो, लेकिन फिर भी तुम पहले जैसे हो जब तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। गोजो उस बंदे को मुक्का मार देता है और अपने मन में कहता है कि ओबिटो तुम पहले भी मेरे दोस्त थे और आज भी, और मेरे दोस्त को कोई बुली नहीं कर सकता है चाहे जो हो जाए, और मैं ओबिटो पर हार कभी नहीं मानूंगा। अब एक बंदा झाड़ू ले आता है उसे मारने के लिए और गोजो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी दूसरा बंदा उसकी छाती पे लात मार देता है। वो पीछे जाकर जो जिन्वो था उससे टकरा जाता है और जिन्वो कहता है कि क्या तुम ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते हो, और वो उसके मुंह पर जोर से चमाटा मारता है। उसका मुंह चांटा लगने के कारण बहुत ज्यादा लाल हो गया था। अब जिन्वो कहता है कि हमेशा से ही तुम्हारे जैसे बास्टर्ड होते हैं जिन्हें लगता है कि वो यहाँ के गुंडे हैं, यहाँ के बॉस हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है। और तुझे क्या लगा, तूने थोड़ी सी ताइक्वांडो क्या सीख ली, हम सभी को पीट सकता है, और साले बास्टर्ड आज मैं तुझे मार दूंगा। वो उसे दोबारा से थप्पड़ मारता है और उसे मारता जाता है और कहता है कि ध्यान से सुन, आज तू बचने नहीं वाला है, आज से तू ओबितो के साथ ही पिटा करेगा, आज से तुम्हारी जोड़ी बन गई है और उसी के साथ तुझे लटका कर हर रोज दोनों को पीटा करेंगे। फिर वहां पर जो लड़के थे उसे पीटता हुआ देखकर हंसने लगते हैं। जिन्वो अभी भी उसके मुंह पर मारते जा रहा था और कहता है कि आज से तेरी जो स्कूल की लाइफ है एक नर्क बनने वाली है। सुबह क्लास में लंच ब्रेक में, क्लास के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें, स्कूल के बाद, स्कूल के अंदर, हर वक्त, इसीलिए तू तैयार हो जा। जिन्वो अपनी पूरी फोर्स लगाकर गोजो को छांटे पे छांटे मार रहा था। तभी ओबिटो आ जाता है। वो गेट को लात मारता है और सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं।